नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं दुबई से श्री नितिन उपाध्याय जी। ये एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जो साहित्य, संस्कृति और व्यावसायिक जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। मूल रूप से भारत से संबंध रखने वाले नितिन जी ने प्रवासी जीवन के बावजूद हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे एक सशक्त लेखक, कवि और विचारक के रूप में प्रवासी हिंदी साहित्य को नई दिशा दे रहे हैं। उनके लेखन में प्रवासी अनुभवों की गहराई, सामाजिक सरोकार की संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके साथ ही वे व्यावसायिक क्षेत्र में भी अपनी दक्षता और नेतृत्व क्षमता से सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी और साहित्यिक आयोजनाओं में नियमित उपस्थिति उन्हें प्रवासी समाज में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करती है। तो चलिए आइए मिलते हैं श्री नितिन उपाध्याय जी से। नमस्ते। अवसर जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जी। तो आ, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर से की तरफ से भी आपको और आपके संस्थान को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी शायद विश्व साहित्य सेवा संस्थान का एक भाग हूँ। और मैं आपका ही एक हमसफर हूँ या आपका दोस्त हूँ। आपके साथ काम करने वाला साहित्य का विश्व साहित्य सेवा संस्थान का एक सहकर्मी हूँ आपका। तो आपने इतने सहजता से मुझे बुलाया। और जो आपने जो मेरा परिचय दिया वो थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नितिन जी, मुझे आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए कि आप भारत से दुबई कैसे पहुंचे और आपकी साहित्यिक यात्रा किस प्रकार शुरू हुई। वैसे ये बहुत ही एक कह सकते हैं हम लंबी प्रोसेस है। मेरा जन्म शॉर्ट में बताऊंगा, मैं इसको संक्षिप्त में बताता रह जाऊंगा कि मैं इंदौर में पैदा हुआ। मैं मराठी भाषी हूँ। तो पर इंदौर, अगर आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का दिल है, कमर्शियल राजधानी है, व्यावसायिक राजधानी भी है, और काफी सांस्कृतिक रूप में और काफी आगे है। और पिछले 8 वर्षों से स्वच्छता में भी नंबर 1 है, खान पान में भी बहुत ही आगे है। हम्म। बहुत अच्छा शहर है हमारा। तो हर एक को अपना शहर अच्छा लगता है। तो यहाँ साहित्यिक गतिविधियां भी काफी होती हैं। यहाँ पर समाचार पत्र भी अच्छे निकलते थे, नई दुनिया उस जमाने में। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं हिंदी भाषा में मेरी पढ़ाई हुई। फिर मैं रायपुर गया, कुछ साल वहाँ पढ़ा। फिर उज्जैन में आके मेरी अपनी शिक्षा दीक्षा हुई, मैंने वहां से इंजीनियरिंग की। फिर मैं किर्लोस्कर संस्थान में 16 साल कार्य करता रहा। उसके बाद मुंबई गया, टाटा प्रेस में, वहाँ 4 वर्ष काम किया। फिर उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आया और गाजियाबाद आया। गाजियाबाद में 12 वर्ष काम किया, पीएचडी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद 2014 में मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ कि मैं यूएई में, दुबई में एक विश्वविद्यालय में जाकर कार्य कर सकूं। तो मैं 2014 में यूएई पहुंचा। तो 2014 से 2000 आज 25 हो गया। विगत 11 वर्षों से मैं अभी दुबई में हूँ क्या और बात, वहाँ पढ़ा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। तो आप वर्तमान में दुबई में कार्यरत हैं, तो विदेश में रहकर हिंदी साहित्य से जुड़ाव कैसे बना रहा आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं जिस उम्र में गया, मतलब मैं करीबन 50 की उम्र में गया, तब तक मैं एक मतलब मेरा एक जो बेस बनना था वो बन चुका था। जी। और दूसरा, उसके बाद जो जैसे मैंने कहा, मैं उस दौर का हूँ जब टीवी मोबाइल ये नहीं थे। तो जी। उस दौरान पढ़ने या उसके अलावा कुछ दूसरा होता नहीं था कुछ हमारे पास में। कोई तो और एक मनोरंजन के लिए या तो रेडियो हो या फिर नाटक देखने जाए या फिर इस टाइप की ही गतिविधियां होती थी, या फिल्में भी देखते थे। तो ये गतिविधियां होती थी, तो उसलिए पढ़ने का हमें बहुत समय मिलता था। तो हिंदी साहित्य से मेरा बचपन से जुड़ाव रहा है। तो वही पल्लवित हुआ है जाकर दुबई में। और फिर वहां वैसा माहौल भी मिला। और एक बात मैं कहूंगा कि जब आप गंगा के किनारे रहते हैं तो आपको पानी की उतनी कीमत महसूस नहीं होती है। और जब गंगा से दूर जाते हैं, अगर आप रेगिस्तान चले जाएं, तो दुबई भी रेगिस्तान ही है। तब जी। हम वहां जब जाते हैं तो अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में हमें एक उसकी कमी बहुत खलती है। अब मैं अभी मैं भारत में हूँ, तो मैं हर जगह देखता हूँ कहीं ढोल नगाड़े, गणेश जी की यात्रा निकल रही है, कांवड़ी यात्रा निकल रही है। तो हमें उसका महत्व उतना समझ में आता नहीं है। पर जब आप दूर रहते हैं, आप इन चीजों को बहुत ज्यादा ही आप इनको मिस करते हैं, और आपको लगता है कि हम इनसे बहुत दूर हो गए। तो आप उनसे और जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हिंदी साहित्य से और जुड़ने का प्रयास किया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
तो आपके लेखन का प्रेरणा स्रोत क्या रहा है? क्या कोई विशेष घटना या व्यक्ति जिसने आपको साहित्य की ओर प्रेरित किया हो? ऐसा तो मुझे याद नहीं आता बचपन से ही मतलब मैंने जैसे कहा उस दौरान किताबें पढ़ने का एक होता था। उस जमाने में रामायण महाभारत या पंचतंत्र, जातक कथाएं, ये सब नीति अरेबियन नाइट्स, इस प्रकार की कथाएं होती थी जो हमें हमारे माता पिता पढ़कर सुनाते थे, नाना नानी सुनाते थे। तो जब हम कहानी पढ़ते थे तो नाना नानी पढ़ाएंगे सुनाएंगे, तब तक इतना पेशेंस नहीं आता था कि हम उनका वेट करें। तो हम कहते थे हम खुद किताब लेंगे, हम खुद पढ़ेंगे। तो मुझे याद है मैं जब 6-7 साल का था, जब पढ़ना शुरू किया, तब से ही मेरे को पढ़ने का बहुत ही शौक रहा है। मेरी माँ तो कहती थी इसे अगर सफेद कागज पे काले शब्द भी दे दो तो ये भी पढ़ने लगेगा वो। तो समाचार पत्र हो, जहां भी कुछ भी सब पढ़ने लायक होता था, लेख हो आलेख हो, कहानियां हो, कविताएं हो, तो बचपन से मैं पढ़ता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब जैसे मैंने कहा, रामायण महाभारत की कथाओं से मैंने शुरुआत की, फिर पंचतंत्र, फिर संतों की कहानियां, एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, तो इनकी जीवन के बारे में पढ़ना किया। फिर साने गुरु जी का श्याम जी आई, मराठी का भी पढ़ा, फिर हिंदी में पढ़ा। तो ये जब पढ़ते गया तो फिर मतलब मुझे पढ़ने से ज्यादा लगाव रहा। किसने लिखा है उस पर इतना जोर नहीं रहा। फिर धीरे धीरे मैं उस लेखक के बारे में जानता गया। अगर गोर्की ने अच्छा लिखा है, मैक्सिम गोर्की का, तो वो अच्छा लगा। या अगाथा क्रिस्टी का कोई नॉवेल अच्छा लगा तो वो अच्छा लगा। मैं कहूँगा आपको, मैंने गुलशन नंदा भी पढ़ा है, रानू भी पढ़ा है, और जो हमको जिसको लोग कह सकते हैं कि रोड साइड का जो साहित्य होता है वो भी पढ़ा है। और मैंने उसको एक तटस्थ रूप से पढ़ा है। उसमें क्या भावनाएं हैं और क्या शब्दों का प्रयोग प्रयोग किया है, उस पर मेरा ज्यादा जोर होता था, उस पर नहीं कि वो विषय क्या है। तो इस प्रकार से मैं इनसे जुड़ता गया। और माँ तो शुरुआत में थी ही मुझे, मतलब कहानियां बताने के लिए। फिर विद्यालय में शिक्षक भी ऐसे मिले, पर किसी व्यक्तिगत मतलब माँ के अलावा किसी का नाम मैं नहीं ले सकता इस वक्त अभी, कि जिसने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जी, क्या बात है। तो क्या आपकी माताजी को भी पढ़ने का शौक था? जी जी, मेरी माता को पढ़ने का बहुत शौक था। वो किताबें पढ़ती थी उस जमाने में, गृह लक्ष्मी जो आती थी, या साहित्य मनोरमा, या फिर हम कहें कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान। तो हिंदी ये जो भाषा पढ़ती जवान, थी या मराठी भाषा पढ़ती थी? मैं हिंदी, मैंने कहा ना मैं इंदौर में था, तो अच्छा। हमें हिंदी की किताबें मिलती थी। और मराठी की अगर हम बात करें तो दिवाली अंक निकलते हैं, अगर आप जानते हैं। हम्म। तो मराठी साहित्य में दिवाली अंक जो निकलते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। हम्म। करीबन अब मुझे लगता है 400-500 निकलते होंगे दिवाली अंक। और उनमें उत्तम से उत्तम कहानियां होती थी। हम्म। और क्योंकि शिवाजी की कहानी अगर आप सुने तो आपको लगता था हम छावा, अब छावा आज प्रसिद्ध हुई है, पर छावा उपन्यास मैंने तब पढ़ा है जब आज से 30 साल पहले पढ़ा होगा, 40 साल पहले पढ़ा होगा। छावा, श्रीमंत योगी, तो ये जब विश्वास पाटिल जी की कहानियां, या शिवाजी सावंत की कहानियां, रणजीत देसाई की कहानियां, तो हम्म। जब ये उपन्यास पढ़ता था, मेरा शौक ऐसा था कि मैं एक उपन्यास एक दिन में भी खत्म कर लेता था। तो हम्म। मतलब, तो वो एक लगन थी मुझे पढ़ने की, तो वो उसमें मैं खाना पीना भी भूल जाता था। क्या तो बात। ये मराठी हो या हिंदी हो, मैंने दोनों पढ़ा है। अंग्रेजी थोड़ा कम पढ़ा है, पर अनुवादित काफी पढ़ा है। मतलब बांग्ला की बात करें हम, या ओरिया की बात करें, या कन्नड़ की बात करें, तो जो भी साहित्य मुझे हिंदी में मिला हम्म। अनुवादित, उसको मैंने पढ़ा है। विमल मित्र हैं, शरद चंद्र जी हैं, उनका बहुत बहुत असर है। आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, या फिर साउथ की बहुत से लेखक हैं, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ। या फिर शिवानी का मेरे पर बहुत असर रहा है। हम्म। तो बहुत पढ़ा है मैंने इन लोगों को। और फिर मैंने जैसे कहा, अगाथा क्रिस्टी भी पढ़ा है, मैक्सिम गोर्की भी पढ़ा है, हम्म। चेखव भी पढ़ा है, तो शेक्सपियर को भी पढ़ा है हिंदी में। बाद में अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास किया हम्म। थोड़ा बड़ा होने के बाद। हम्म। क्या बात है। तो आप इतना पढ़े हैं, मतलब आपने काफी कवियों कहानियां पढ़ी हैं और कहानियों से लगाव रहा है। तो क्या कहानियां लिखने की शुरुआत भी आपने तभी से कर दी थी जब आप पढ़ते नहीं थे? नहीं, तब कहानियां तब नहीं लिखी थी। तब होता यह था कि फिल्मी गाने सुनने का मुझे बहुत शौक है। और आप भी मानेंगे इस बात को कि उस दौरान के जो हमारे शायर होते थे, कवि होते थे, शैलेंद्र हो, या फिर प्रदीप जी हो, या भरत व्यास जी हो, साहिर लुधियानवी, शकील विदायनी, किसका नाम मैं छोड़ू, हम्म। कैफे आजमी, तो ये इतना सुंदर लिखते थे कि गाने में 3 पंक्तियां, मतलब 3 स्टेंजास होते थे, अंतरा होते थे। उसके बाद मुझे लगता था कि एक अंतरा मैं भी लिखूं अच्छा अच्छा। फिल्म देखने के बाद, कि अगर इसके बाद क्या होता है इसमें और कैसा जोड़ा सकता था। जैसे प्रयास करता था, पर उतना सफल नहीं होता था उस दौरान, क्योंकि या तो पढ़ने में समय देते थे, हम्म। नौकरी में समय जाता था। हम्म। पर जब मैं बताऊं आपको, 1998 में मुंबई आया, और साल भर में अकेला था। हम्म। पत्नी और बेटा आ नहीं पाए थे, तब मैं अकेला रहता था। काम के बाद मुंबई जैसे शहर में अगर आप अकेले हो तो क्या हम्म। करिएगा।
जी जी तो बिल्कुल। फिर मन की भावनाओं को उतारने का प्रयास करता था मतलब कागज पर। और फिर टाटा प्रेस के जो मेरे जूनियर थे, सुशील अग्रवाल हो गए, या फिर विनय शुक्ला हो गए, या आलोक चित्राची हो गए, ऐसे मेरे जो या बहुत यंग थे। मैं तो 35-40 का था, और ये 20-20 साल के बच्चे थे, उनको मैं पकड़ पकड़ के सुनाया करता था, और वो भी तारीफ करते थे। हम्म। तो इन लोगों की झूठी तारीफ उस जमाने में, मुझे लगता है शायद, जो मुझे धकेलती रही। ऐसा क्यों लगता है आपको कि झूठी तारीफ थी उनकी? हाँ, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि अब मैं पढ़ता हूँ उन कविताओं को, तो हंसी आती है कि उसमें कुछ मतलब मतलब भावनाएं थी, भावनाओं तो आज भी है। तो परिपक्व नहीं मानता हूँ कवि, रहे होंगे अपने आप, मतलब आपको नहीं, लगता है? परिपक्व थी, पर जो कविताओं के मापदंड होते हैं, मात्राओं के, दोहे, अगर हम बात करें दोहे की, या फिर तो कविता है, मात्रा है, अगर उसको, तो मैं उसमें नहीं लिखता था, मीटर में नहीं लिखता था उस जमाने में। आज भी कहीं ना कहीं चुकता हूँ, पर मुझे लगता है अब काफी ठीक आया हूँ। पर उस जमाने में तो मतलब कोई एक लाइन बड़ी हो गई, एक पंक्ति छोटी हो गई, तो वो मात्राओं की गिनती मुझे इतनी समझ में आती नहीं थी। और शायद मराठी हूँ, एक हो सकता है कि छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बहुत गलतियां करता था उस जमाने में, आज भी शायद कभी कभी करता हूँ। हम्म, तो तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग मेरी, या तो छोटी, इसलिए कहता हूँ कि छोटी तारीफ आज भी खुद का पढ़ता हूँ तो हम्म, हंसी आती है। हम्म। पर भावनाएं अच्छी थी उस जमाने में भी, तो अच्छी थी ऐसी उस कोई उम्र के हिसाब से। ऐसी कोई कविता जो आपको याद हो अपनी पुरानी, जब आपने लिखी हो? कि मैं कहता हूँ, ये बहुत पुराने से पन्ने हैं ये, और आज से करीबन 98 में, सोच लीजिए 1998 में लिखे थे। मराठी में है ये, गणेश जी के ऊपर लिखा था। हम्म, नऊ लंबोदर देऊनी ढेकर, मोदकांचे संपवनी ताट, लोळूनी एक गणपती म्हणाले, माझ्या विना पुढे व्हा तुम्ही आठ। तो ये बच्चों के लिए एक पुस्तक सी थी। उसमें 9 गणपति होते हैं, क्योंकि 10 दिन का गणपति विसर्जन होता है, तो 9, फिर 8, फिर 7, मतलब आखिर में एक गणपति बचते हैं, फिर उसका भी विसर्जन होता है। तो अंतिम में होता है ये कि एक, जब आखिर में एक बचता है, तो एकटे फिरोजी कंटाळ वाणी झाले, वक्रतुंड गणनायक, मित्र बंधु ही सोबत नाही, वे कशी ही दुखदायक। तो ये है, मतलब बच्चों के हिसाब से लिखा था कि बच्चों को मराठी में छोटी छोटी कविताएं हों, जिसपे वो गणेश जी के साथ कनेक्ट करें। तो ऐसी कुछ कविताएं लिखी थी। एक कविता और थी, जी। यूं ही बढ़ता रहा जब जानी गई मंजिल को मैं, पल भर ठहर कर मैंने पूछा राह से, कि सबको छोड़ करके जा मिलूं मंजिल से मैं, नहीं क्या दिल कभी धड़का तेरा इस चाह से। तो ऐसी कविताएं थी, और उस जमाने में ऐसा लिखता था। तो ये था, मतलब फिलोसफी थी, प्रेम था, बच्चों का था। तो ऐसा, ऐसे भाव आया करते थे उस जमाने में, तो वो उनको शब्दों को पन्नों पर लिख लिख कर रखा जी। करता था। अभी आज यहाँ गाजियाबाद आया हूँ, तो घर की सफाई कर रहा हूँ, तो काफी भी पन्ने मिले हैं ऐसे। कोई बात नहीं, इतना काफी है। तो अब तक आपकी कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं? कृपया अपने विषयों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले मेरी एक हाइकू की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। हम्म, एक्चुअली मेरा प्रकाशन पर जोर पहले कम था। हम्म, कहीं भेज दिया, सरिता में भेज दिया, चंपक में भेज दिया, पर खुद की पुस्तक निकालने का ऐसा कोई बहुत मेरा विचार नहीं था। पर मेरी पत्नी डॉक्टर सीमा उपाध्याय ने मुझे कहा, नहीं, अपनी किताब तो निकालना चाहिए जब तुम इतना लिखते हो। तो मैंने एक, सबसे पहले मेरा हाइकू संग्रह निकाला था, गाफ के साथ। काफ के साय में। ये गाफ का क्या तो अर्थ होता गाफ, अगर हम कहें, क्योंकि मैं अभी दुबई में हूँ, तो है? गाफ यूएई का नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय पेड़ है ये। और हम्म, हमारे भारत के कहें तो बबूल या फिर खेजड़ी, राजस्थान में जो होता है, उससे मिलता जुलता पेड़ है ये। और ये रेगिस्तान में ही होता है, और रेगिस्तान में इसका वनस्पति भी है, उनके ऊँटों को खाने के लिए भी होता है, इसकी दवाइयाँ भी होती हैं। मतलब ये बहु, हम जानते हैं, पर्यावरण हमें सब देता है, और जहाँ रहते हैं उस हिसाब से देता है। तो ये गाफ, और गाफ के साय में, मतलब गाफ के साय में बैठ के मैंने जो हाइकू लिखे वो इसमें है, करीबन 500 के ऊपर है। क्या बात अ, है कि हम अ, कुछ हाइकू आपके मुख से सुनना चाहेंगे इस किताब जी में। जी, डॉक्टर जगदीश व्योम जो है, उन उनसे हम जब जुड़े, डॉक्टर आरती लोकेश के थ्रू, तो डॉक्टर जगदीश व्योम और कमलेश भट्ट कवल जी, जो काफी बड़ा नाम है हाइकू में, तो उनके मार्गदर्शन, मतलब उनको दिखाकर ही है उन्होंने इसकी भूमिका भी लिखी है। तो जो पहला हाइकू मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें है, चार साड़ियां सहेजती रही माँ सारी उम्र। तो आप तो जानती हैं, और पर मैं सुनने वालों के लिए बताना चाहूंगा, हाइकू जो है ये जापानी विधा है, जिसमें हम 5-7-5 वर्ण में कविता लिखते हैं, और उतने में ही वो कविता अपने अर्थ देती है। और हर पंक्ति अपने आप में पूर्ण हो, उसका मतलब एक वाक्य लिख के उसे तोड़ना नहीं होता है। जी तो जी। ऐसे कुछ है।
और दुबई की बात करूँ तो दुबई के ऊपर लिखे हैं मैंने, गर्म रेत पे, गर्म रेत पे भटके नंगे पांव, अकेला दिन। तो जब वहां देखता हूँ कि मीलों मील रेत ही रेत है और कोई है नहीं, गाड़ियां ही गाड़ियां आती, आदमी दिखता नहीं कहीं, तो हर कोई अकेला है। और रोड सड़कों पे भी कोई नहीं है, तो उस पर लिखी थी। फिर लिखा था गर्म हवाएं, गर्म हवाएं, रेतीला समंदर, सूखे बादल। जब बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मन को चोटता है कि यहाँ बारिश क्यों नहीं दी है, परि भगवान ने या मैं नेचर ने। मुंबई में बारिश करवाई जाती है। हाँ, वो सीडिंग के द्वारा की जाती है, पर वो मतलब अगर देखिए कृत्रिम वस्तु कृत्रिम कृत्रिम ही होती है। और जो कहा जाता है कि पिछले वर्ष जो बहुत बारिश आई थी उसका भी कई कारण वही था एक तरीके से। तो ये सब कहीं कहीं सुनी सुनाई बातें हैं, तो मैं कुछ इस बारे में कहना चाहूंगा नहीं। पर सीडिंग से भी अगर हम बारिश करते हैं तो वो एक तरीके से अस्वाभाविक ही है, अप्राकृतिक है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो प्रकृति कर रही संतुलन है बिगड़ जाता है। उसको, उसका उसका प्रकृति का अपना अलग एक नियम है, उसको वो मतलब ऐसे मनुष्य को संतुलन उसको में रह करके छेड़छाड़ कार्य नहीं करती करना। है। प्रकृति अपनी संतुलन में रहकर कार्य करती है। अगर जी हम जी, अगर हम उसको कहीं ब्रेक करते हैं उसके इक्विलिब्रियम को, तो फिर कहीं वो उसका असर कहीं और निकलता है बिल्कुल उसका। बिल्कुल साइड इफेक्ट निकलता है उसका। तो ऐसे कुछ है इसमें, कुछ फिलोसॉफिकल भी थे। खुद को नहीं, खुद को नहीं, बस औरों के लिए ज्ञान की बातें। या फिर इस जग में मतलबी से हम, इस जग में मतलबी से सब, क्या हम नहीं। तो ऐसे कुछ हाइकू हैं, 500 हाइकू हैं। कुछ अच्छे होंगे, कुछ ठीक होंगे। और हाइकू तो ऐसा है, मुझे लगता है पढ़ने के बाद हर व्यक्ति, पढ़ने वाला अपनी दृष्टि से अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल सकता है। डाल सकता कल है। ही मैं अपने एक मित्र डॉक्टर हेमंत चौहान को अपनी हाइकू पुस्तक दी थी, तो उसमें एक हाइकू था, टूट ही गया, टूट ही गया। कच्चे कान का था जो, कच्चे कान का था वह चाय का प्याला। अभी इसके दो अर्थ निकलते हैं। जो भी कच्चे कान का होता है व्यक्ति हो, उसको टूटना ही होता है। फिर वो कांच का, उसको ऐसे जोड़ा तो बड़े खुश हो, बोले हाँ हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो कच्चे कान के होते हैं, जो उस वजह से काफी परेशानी आती है हमें। तो कच्चे कान का होना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं हमारे, हम उसको हाइकू में लिखते हैं और फिर पढ़ने वाला अपने हिसाब से उनके एक अर्थ वाह, निकालता है। ये बहुत ये अच्छी बात। पहली पुस्तक थी। जी, उसके बाद फिर दो किताबें और निकाली थी कहानियों की, क्योंकि मुझे लघु कथाओं पे भी एक मतलब रुचि जागृत हुई। क्या लघु बात। लघु कथा भी अपने आप में एक नया साहित्य है, 50-60 वर्षों से शुरू हुआ है। कि कहानी को हम संक्षिप्त में कहते हैं। और उसमें बहुत मतलब, और एक ही क्षण की, मतलब एक ही मोमेंट की होती है, सब बहुत दिनों तक उसको खींचते नहीं है। और पात्र एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। और पात्र व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है। तो एक तो छोटी सी ये कथा आपने होती है, कुछ बीज चार बीज पांच। पर लिखी है? आपके इसमें पात्र कौन है? बीज? नहीं, मदार के बीज इसका, इसमें करीबन 75 लघु कथाएं हैं इसमें। और मदार के बीज का, मदार मतलब आंकड़े का पेड़ होता है, जो शिव जी को चढ़ता है, जिसके फूल उसकी कोई कीमत नहीं करता है, उसको कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप उगता है। और जब वो, ये प्रकृति से मैं इंस्पायर होता हूँ यहाँ पे भी, कि प्रकृति ने उसको भी जीने का तरीका दिया रखा है कि जब वो उसका फल बनते हैं तो वो अपने आप फूटते हैं। वो बुढ़ी के हम बात जैसे उड़ते हैं वो, और जा जाके जहां भी वो गिरते हैं वहां वो पेड़ उगा लेते हैं। मतलब क्योंकि आप गुलाब की कमल लगाएंगे, कमल को उगाएंगे, पर इसको कौन उगाएगा? तो नेचर ने, भगवान ने कहा कि नहीं, हम तेरी व्यवस्था कर देते हैं, तो खुद ही उगेगा। और मदार के भी, तो ये लघु कथा ऐसी ही है, भाव है ये, कहीं भी उड़ते हैं, कहीं से भी निकलते हैं, और एक किसी लघु के कथा कवि के आप रूप में। हमें बताना चाहें इसकी पुस्तक से? जी, तो ये एक लघु कथा है, चूड़ियाँ। जी जी और आप भी इससे मुझे लगता है जल्दी कनेक्ट होंगी, जी। क्योंकि महिलाओं को ये बातें मुझे लगता है ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी। इसका प्रेरणा मुझे मिली थी जब मैं पिछले वर्ष तुळजापुर में माता भवानी के मंदिर गया था। वहां मैंने बाहर चूड़ियां बेचनी की हुई औरतों को देखा था, जो सुहाग की चूड़ियां बेचती हैं। ये दिमाग में आया मेरे को, अगर इन सुहाग की चूड़ी, मैं आप कहानी पढ़ रहा हूँ उसका समझ आ जाएंगे। नहीं नहीं, आप बता भी सकते हैं, और पढ़ना चाहें तो पढ़ भी दीजिए। बाद में पढ़ता हूँ मैं। चूड़िया, रुक्मी, आज तो चलेगी ना? गंगी ने खोली का पर्दा हटाकर पूछा। रात भर की जागी आंखों को उठाकर
रुक्मी ने गंगी की तरफ देखा और धीरे से सर हिला दिया। गोविंद को गए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे। दिहाड़ी के काम से देर रात घर आते समय उसकी साइकिल पर क्यों एक बेकाबू ट्रक को प्यारा गया था, भगवान ही जाने। अभी तक तो उसकी चिता भी ठंडी नहीं हुई होगी, पर घर का चूल्हा अधिक देर तक ठंडा नहीं रह सकता था। अभी तक तो आसपास की खोलियों से उसके लिए खाना आ रहा था, पर 2 दिन से ज्यादा अपने पड़ोसी को खाना खिलाने की इच्छा तो महलों में रहने वालों को भी नहीं होती। ऊपर से उसकी बस्ती में तो किसी की हैसियत भी नहीं थी। उसकी छोटी सी खोली में तीनों लोगों की दरिद्रता बेफिक्री से पैर पसारकर लेटी हुई थी, और बची हुई जगह में दोनों बच्चे सो रहे थे। गोविंद के रहते उसे कभी भी अपनी गरीबी पर रोना नहीं आया था। उसे लगता था कि वह गोविंद के दिल और घर की महारानी है। अपनी असहाय अवस्था आज उसे पहली बार इतनी तीक्ष्णता से चौंकने लगी थी। वह उठी, मुंह पर पानी के छींटे मारे, पल्लू से मुंह पोंछते हुए दरवाजे से लटके हुए शीशे के टुकड़े में देखकर अपने बाल ठीक किए और आदतन सिंदूर की डिबिया उठा ली। फिर जैसे मानो बिजली के नंगे तार को छू लिया हो, उसी तेजी से उसे वहीं छोड़कर वो अपनी टोकरी की तरफ मुड़ी। टोकरी के आसपास उसकी रानी कलर की चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे, जो परसों इसी गंगी ने फोड़ी थी। गोविंद कितने चाव से 10 दिन पहले ही लाया था। अरे जल्दी चल, औरतें सुबह सुबह नहा धोकर आने लगी होंगी। महाद्वार के पास जगह नहीं मिली तो धंधा क्या खाक होगा। गंगी बाहर से बड़बड़ाई। टोकरी उठाकर बाहर आई तो उसे देखकर गंगी बोल पड़ी, अरे तेरे सूने माथे को देखकर कौन सुहागन देवी माँ के लिए सुहाग की चीजें तुझसे खरीदेगी। यह कहकर अपनी टोकरी से सिंदूर निकालकर एक बड़ा सा टीका उसके सूने माथे पर बना दिया, और उसी टोकरी से सुहाग की हरी चूड़ियां निकालकर उसकी दोनों कलाइयों में भर दी। क्या तो बात है। ये लघु कथा यहाँ समाप्त होती है। बेचने के लिए मतलब उन्होंने इस तरह से कार्य किया कि बिकनी जी चाहिए। तो जी तो वो गंगी जो है वो उसके पड़ोसन है। बुजुर्ग महिला भी हो सकती है, उसकी सहेली भी हो सकती है। वो जानती है जब विधवा हुई थी तो उसकी चूड़ियां तोड़ी थी, पर आज जब काम पे जाना है तो उसे पता है कि शायद व्यवसाय जन और समाज भावनाओं उसे। के एक बहुत अच्छा संगम है ये, कि किस तरह से वो भावनाओं से लड़ रही है लेकिन व्यवसाय के लिए उसे मतलब उन भावनाओं का बलिदान करना पड़ रहा है। जी। जी उसे करना पड़ रहा है, उसकी सहेली भी उसका मदद कर रही है उसपे। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सहेली भी उसको मतलब वो भी राइवल थी, उसकी कॉम्पिटिटर थी। वो भी उसके साथ चूड़ियां बेचती थी वहां पे। पर उन लोगों में एक दूसरे को हेल्प करने की या एक दूसरे को संभालने की ताकत है। तो कहीं ना कहीं बहुत सी कहा मतलब इसमें बहुत से विषय आते हैं जो लघु कथा की वजह से मैं हम बताना नहीं मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पर वही फिर आप जैसे आपने कुछ कुछ विषय आपके दिमाग में कुछ आए तो लघु कथा ऐसी होती है कि पाठक को हम एक पहाड़ की चोटी पर ले जाके खड़ा कर देते हैं। उधर क्या है फिर वो खुद सोचे। उधर एक अच्छा सुंदर सा गांव है, नदी है, झरना है, लाइट है या रेगिस्तान है, उसको सोचना है। ये तो ऐसी लघु कथाएं हैं ये। तो मदार के बीच इसकी श्रीमती कांता राय जी जो लघु कथा शोध संस्थान भोपाल के अध्यक्ष मतलब वो है निर्देशिका, उन्होंने इसकी भूमिका भी लिखी है और अपना आशीर्वाद भी दिया है इसको। तो लघु कथाएं पढ़ना भी अच्छी लगती है और लिखना भी अच्छी लगती है। जी जी। एक अच्छी बुक और निकली थी लास्ट ईयर ही हम्म, 2024 में। ये उलझी सुलझी कथाएं, ये थोड़ी बड़ी है, हम्म। उतनी छोटी नहीं है ये। पर उसमें भी मानव मन की ये जो मतलब हमारी विरोधाभास होते हैं हमारे मन में, उनको कुरेदने का, उनको उकेरने का प्रयास किया है इन कथाओं में। तो इसमें ये कथा कितनी बड़ी होती है जी जो आपने इस ये मतलब मैंने ये रखा था कि जो 500 600 शब्दों की होंगी उसको मैंने लघु कथा में रखा था। और उसके ऊपर जो भी थी मतलब कोई 1000 की है, कोई 1200 की है, कोई 1500 की है, तो फिर मैंने उसको उनको कथाओं में लिया। फिर तो अभी ये बड़ी कथाएं कहानी किस अभी तरह लिखी की नहीं। दंत कथाएं हैं या कुछ मतलब आपकी आंखों देखी कथाएं हैं? आंखों देखी तो बहुत कम होती हैं। ये मेरे मन मतलब मन में कुछ विचार आते हैं, किसी को देखता हूँ तो उसका एक मेरा हमेशा होता है कि किसी व्यक्ति को या किसी स्थिति को देखता हूँ तो उसके पीछे की कथा बुनने का प्रयास करता हूँ। वो सही नहीं होती, फिक्शनल होती है वो। तो वो कथाएं वो लिखने का प्रयास करता हूँ आपको उसमें। विजुअलाइजेशन आता है और उसे आप अपनी कथा में उतार देते हैं। जी। हाँ जी, ये बात मान कहूंगा मैं जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आपकी कविताओं और लेखों में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिस तरह से आपने कहानी सुनाई का चूड़ियाँ।
उसमें हमें हर चीज ऐसी दिखाई दी कि मतलब मानवीय संवेदनाएं एंड यथार्थ मतलब व्यवसाय किस तरह से दोनों चीजें के आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो सहेली है वो उसे संभालने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये जानबूझकर चुनी गई दिशा है, या बस मतलब हो जाता है जब आप लिखते हैं तब आपकी ये संवेदनाएं इस तरह से इमेजिनेशन में बदल जाती हैं? नहीं, जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आदमी को और पशुओं को दूर करने वाली चीज रहती है संवेदना। हम्म, अगर हमें संवेदना ना होगी तो हम पशु हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये संवेदनाएं सकारात्मकता की ओर, या हम कह सकते हैं कि समाज को एक दिशा देने का कार्य न करे, तो फिर उसका अर्थ नहीं होता है। बिल्कुल वो सार्थक नहीं। साधारण सी, जी जी, साधारण सी सास बहू की कहानियां लिखूं, वो मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कहानी, मैं जब भी कहानी सुनाता हूँ कभी, तो मैं वहां महिला अगर हो तो पूछता हूँ कि आप क्या करेंगी अगर आपके सामने कोई विधवा आएगी, तो आप उससे सामान लेंगी क्या? आप पुरुषों को या समाज को दोष मत दीजिए। वहां और कोई नहीं है। आप जब मंदिर जा रही हैं, आप तो आपके सामने एक विधवा बैठी है और एक सुहागन का जोड़ा पहने, दो टोकरी में दो औरतें बैठी हैं, तो आप किससे लेना पसंद करेंगी? तो कहीं ना कहीं आप, मतलब जो खरीदने वाली महिला है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं समाज ने जो भरा हुआ है बीज, इतने दिनों से बोया हुआ है कि सुहाग है या सुहागन से ही लेना चाहिए हमें, तो कहीं ना कहीं वो भी कारक है। पर आप उसे तोड़ पाती है क्या? आप महिलाओं की क्यों नहीं तोड़ती? आपको वहां किसका साथ चाहिए? क्या आप चाहती हैं कोई पुरुष आपको मदद करे? क्या चाहती हैं कि आपको समाज आपको कोई सर्टिफिकेट दे कि नहीं नहीं, खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आज भी मैं खुद भी शनिवार को तेल खरीदना जाता हूँ, तो मन में, लोहा खरीदना हो तो मन में, जो बचपन से हमारे दिमाग में चीजें भरी हुई हैं, हम उसको तोड़ने का साहस नहीं कर पाते। हम जब बात करते हैं साहित्य की, हम्म, तो जो दूसरी विधाएं हैं, नृत्य हुआ, गायन हुआ, वादन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन करना उसका मूल उद्देश्य हो सकता है। पर साहित्य का मूल उद्देश्य कभी भी मनोरंजन करना नहीं रहा है। यह हमेशा समाज को एक मार्ग दिखाने का ही कार्य करता है। तो समाज। और जी, सच्चा लेखक वही होता है जो कालजयी रचना है वही होती है। अगर मैं बार बार रामचरितमानस का भी उदाहरण लेता हूँ, उसमें कुछ पंक्तियों पर कुछ लोगों को एतराज हो सकता है, पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कहानियां हैं वो, कि आज भी हमारे मनों में बसी हुई हैं कि अगर हमें पिताजी का आज्ञा का पालन करना चाहिए, या भाता भाई से प्यार करना चाहिए, या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि सही है। उसमें अलग अलग लोगों के वाद विवाद हो सकते हैं, पर साहित्य का काम हमेशा ऐसा होता है कि जो लोगों को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, जी न कि सिर्फ मनोरंजन करे। मनोरंजन होता है तो उसका साइड इफेक्ट कहूंगा मैं, पर साहित्य वही होता है जो एक राह दिखाए। अब महाश्वेता देवी जी की कहानियां पढ़ें, आशा पूर्णा देवी जी की कहानियां पढ़ें, डोम डोम के ऊपर कहानियां जो उनकी लिखी हुई है, तो देखिए कितनी, मतलब आपको झकझोर देती हैं। आपको लगता है कि डोम की जिंदगी कैसे होती है। हम तो बड़े आसानी से अच्छे जीवन जी रहे हैं, पर वो लोग जो जीवन जी रहे हैं, या वो जो जला रहे हैं, वो क्या महसूस करते होंगे? डेफिनेटली हम वो नहीं हो सकते, और हम शायद होंगे भी नहीं। पर अगर हमें उनके बारे में अगर हम सोचेंगे, तो हम उनके बारे में जो एक मन में कड़वाहट होती है, या एक घृणा होती है, या गुस्सा होता है, कहीं ना कहीं वो पसीजेगा, और समाज में एक तरलता आएगी। ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग कठोर नहीं रहेंगे। और जो तरल होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, तो जो कड़क होता है या हार्ड होता है वो जल्दी टूटता है। और जो फ्लेक्सिबल होता है, तो एल्यूमिनियम जल्दी मुड़ता है, लोहा जल्दी टूट जाता है जरा सा भी प्रेशर आए तो समाज भी वैसे ही है, और साहित्य इसको तरल करने का कार्य करता है। जी, समझ है। जितना आप विचारों को खंगालेंगे, जितना आप विचारों पर जोर देकर सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा गहराई से कि सच क्या है, सही क्या है, और हमें किस मार्ग में जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे डोम है, या कभी कभी आप देखें कि घर जो बनाते हैं, हम कहते हैं कि पहले की प्रकृति में बताती हूँ आपको कि गांव में घर बनाया करते थे जो लोग, वो पूरा घर तैयार कर देते हैं और उसके बाद उनको उस घर में परमिशन नहीं मिलती आने की। राइट, हर एक बिल्कुल ईंट, सही। हाँ एक एक ईंट उन्होंने रखी है अपने हाथों से। बाद में हम कहते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर मत आओ, मतलब नहीं छू सकते आप। राइट। तो ये बिल्कुल। दोहरी जो धारणा है इंसान की कि क्यों नहीं समझ पाते इंसान की, यह एक क्रिएटिविटी है और कला है। कला का सम्मान हमेशा रहा है और कला सबसे श्रेष्ठ रही है। उसमें कोई जी जाति पाति ये आता ही नहीं है। तो जी। इंसानों को ये चीज समझने में वक्त इतना क्यों लगा और लग रहा है, या जो अब तो काफी चीजें सुधर चुकी हैं, लेकिन जैसे कि आपने डोम के बारे में बताया कि ये उनका कार्य है।
और ये जो है कि इंसान मर जाता है, ये कोई एक बात तो नहीं कि किसी एक के साथ घट रही हो। ये एक ऐसी सार्वजनिक घटना है जो कि सभी के साथ घटती है। तो बिल्कुल उससे रिलेटेड कोई अगर कार्य कर रहा है तो उसमें छोटा और बड़ा क्या है। हम पूरे सभी लोग जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य ही कर रहे हैं। जी जी। जी। तो ये समझने की शक्ति लाना और इसको सही तरीके से समझना, तो बहुत अच्छा है कि हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और इससे हो सकता है कि लोगों के अंदर ये एक धारणा जागे कि सही क्या है और गलत क्या है, समझने की। बिल्कुल। जी। तो हिंदी साहित्य में आपकी प्रिय विधा कौन सी है? कविता, लेख, गजल या कुछ और? हाइकू जैसे आपने बताया कि आप बहुत खूबसूरत लिखते हैं, आपने हमें अपने हाइकू सुनाए भी, और लघु कथाएं भी आपने सुनाई। इसके अलावा आपको किस विधा में लिखना पसंद है? अभी हम जो बात कर रहे थे उसी के थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। आप भी सिंगापुर में रहती हैं, मैं भी दुबई में रहता हूँ। और जो भी काम करने वाले होते हैं, हम अमेरिका की भी बात सुनते हैं, तो काम करने वालों की वहाँ इज्जत होती है। हम्म। और हम भी जानते हैं दुबई में भी अगर कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई पाठ, तो उसके साथ सेफ्टी गियर सब लेके वो काम करता है। हमारे यहाँ हम हर साल पढ़ते हैं भारत में कि जो सीवर जो साफ करते हैं, वो करीबन 50-100 लोग मर जाते हैं हर साल। जो उतरते हैं नीचे, गैस होती है, जहरीली गैस है। तो यहाँ ऐसा क्यों होता है? मतलब हम इंसान क्यों नहीं मानते? वो उनका काम है, मानता हूँ मैं। अगर मैं नगर निगम का अधिकारी हूँ, या मैं, तो क्यों मैं उनको सेफ्टी किया जाए, क्यों उनको ऑक्सीजन सिलेंडर या ऐसी क्यों चीज क्यों नहीं दे पाता कि जिससे वो न मरे? तो बिल्कुल। बुरा लगता है कि हम आज भी उसी तरफ क्यों जी रहे हैं, क्यों वो संवेदनाएं हमारे अंदर जागृत क्यों नहीं हो रही? या तो नियम कायदे बनाए हम, जैसे सिंगापुर में या अमेरिका में या दुबई में है, या फिर संवेदनाएं हो कि हमें संवेदना तो हो कम से कम कि जो कर रहा है उसको हम थोड़ी हेल्प बिल्कुल करें बिल्कुल। या वो पानी पिला दें। कार्य में आप अगर ऊंचाई लेकर आना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका आपको दिमाग उस तरफ लगाना चाहिए कि किस तरह से इंसान की सेफ्टी हो और मशीनों को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। इंसानों को मनी मशीन बना करके इस्तेमाल करना और फिर उनकी जीवन की रक्षा ना कर पाना, ये कोई सक्षम कार्य नहीं है। जो भी अगर वो बिल्कुल कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। और उसके लिए नियम हो, जरूरी नहीं कि नियम थे तो हमने नियम के हिसाब से काम किया, ऐसा कहना गलत है। हम उसके आगे भी जा सकते हैं। अब मैंने, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो जरूरी नहीं कि अगर एक जूता देना है तो एक ही जूता दिया साल भर में। अगर लग रहा है जूता फट रहा है तो दो भी दिए जा सकते हैं, तीन भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल नियम आदमी के लिए होते हैं, आदमी नियम के लिए नहीं होता। ये मेरा हमेशा बिल्कुल से मानना रहा है। बिल्कुल सही तो बात। इसलिए कभी कभी झगड़े भी होते थे अपने सुपीरियर लोगों से। तो हम्म। खैर वो अलग बात है। अब आपका जो विषय दूसरा था, मैंने नाटक भी लिखे हैं, हम्म। नाटिकाएं भी लिखी हैं छोटी छोटी, और उपन्यास लिखने का प्रयास चल रहा है मेरा। लेख लिखे हैं, आलेख लिखे हैं। और विधा कौन सी पसंद है, ये कहना मेरे लिए बड़ा बहुत ही एक मुश्किल कार्य है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई विषय दिमाग में आता है, तो वो अपने साथ अपनी विधा भी लेके आता है वो। तो अगर आपके दिमाग में कोई विचार आया, तो वो कविता में बदलेगा, या कथा बनेगी उसकी, या लघु कथा बनेगी, ये वो विषय खुद ही चुन के आता है। और जब मैं लिखने बैठता हूँ तो अपने आप ही वो अपना वो प्रसार हाँ प्रसार लेता है। मतलब जी, हाँ। वो, मतलब अगर छोटी मेरी समाप्त आया, उसको मैं तो लघु कथा कर देता हूँ। पर मैं जबरन उसको, मतलब बड़ी विचार को मैं छोटी जबरन एक लिखता, इसलिए लघु कथा नहीं लिखता। बढ़ रही है तो बढ़ने देता हूँ। जहां मुझे लगता है कि हाँ, अब मुझे इसको मतलब उसको द एंड करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, कंक्लूजन दे देना चाहिए, मैं हम्म। वहां रुक जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये कितने शब्दों की होगी कथा। तो फिर मैं उसको लघु कथा या उस शेर में रखता हूँ। जी। नाटक का भी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि संवादों के द्वारा ही कुछ किया जाए, हम्म। क्योंकि कथा तो पढ़ने में अच्छी होती है, पर कभी उसका नाटक करना हो। क्योंकि मैं जब कॉलेज में होता था, तो किसी भी नाटक करने के पहले ही होता था कि नाटक ऐसा हो जो खेला जा सके। हम्म। ये बहुत से प्रचलित नाटक होते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद उन उम्र के बच्चों के लिए या उसके लिए ठीक नहीं होती थी। तो मैं उसको उनके उम्र के हिसाब से ऐसे कुछ नाटक लिख के देने का प्रयास करता था कॉलेज के जमाने में। फिर अभी लिखता हूँ तो मैं, कभी कभी मेरा ऐसा होता है कि अगर मेरे पास 10 पात्र हैं, तो 10 पात्रों को लेकर मैं कैसे नाटक लिख सकता हूँ, 6 हैं तो 6 को लेकर कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने कहा ना, पहले बाउंड्रीज फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना क्या बात। डिजाइन करना चालू करता हूँ। तो तो एक, नितिन, मैं एक सवाल अभी जस्ट मुझे कौंधा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप नाटक बनाते हैं या लिखते हैं, तो क्या उसकी प्रस्तुति भी कहीं करवाते हैं? जी हमने की है। हमारे महाराष्ट्र मंडल करके है दुबई में। हम्म। तो जैसे पहला नाटक जो मैंने किया था 2004 में, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे विद्यार्थियों ने किया था। हम्म। रक्तदान करके था वो।
हम्म, फ्रेशर्स पार्टी हो रही थी, उनको नाटक चाहिए था। तो उस वक्त तो ऐसे ऐसे नाटक उठा के ला रहे थे जो कॉलेज में करने लायक नहीं थे। मतलब उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी थी, धर्म से रिलेटेड थी, और यंग बच्चे होते हैं, उन्हें उतना अनुभव नहीं होता है कि अ, राम और सीता के साथ क्या करना चाहिए। तो अन्य आप जानती हैं आज के जमाने में, वो किसी भी जमाने में किसी भी धार्मिक मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ, पात्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक। तो फिर वो विषय ना लिए जाए या ऐसे विषय ना लिए जाए, तो उस पर मैं उनको कहा मैं खुद ही लिख के देता हूँ तुमको नाटक। तो फिर उनको रक्तदान लिख के दिया था, उन्होंने किया था, काफी अच्छा था। फिर 2 साल पहले, 3 साल पहले महाराष्ट्र मंडल में एक नाटक हुआ। तो वहां पे उन्होंने कहा कि आप भी नाटक कर सकते हैं। तो मैंने कहा लिख के देता हूँ, फिर लिख के तो दे दिया, पर कोई ज्यादा लोग आए नहीं साथ में। फिर हमने खुद ने किया उस नाटक को वहां पे। लोगों ने पसंद किया। पुरस्कार नहीं मिले, पर हम्म, पुरस्कार बहुत बात की बात आती है, समझ लगता है। एक जो आत्मीय संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि एक होती है, वो बहुत मूल्यवान वो होती अनुभूति जो होती है, वो एक अलग होती है। फिर मैंने कुछ नाटकों में भी भाग लिया, और अभी विश्व एनएसडी का एक कार्यक्रम हुआ था दुबई में, तो उसमें भी हमने अपना नाटक भेजा था है। हम्म, भरत मुनि के ऊपर। हम्म, तो सब प्रयास मतलब मुझे लगता है लिखने के बाद मैं उसमें भाग ले सका तो अच्छी बात है। हम्म। किसी भी रूप में मैं, क्योंकि अभिनेता नहीं हूँ मैं। जी जी जी, तो अगर बिल्कुल मुझे कोने में भी खड़ा कर दिया, या कोई रामू काका भी बना दिया, या कोई छोटा मोटा कार्य भी दे दिया, तो वो करने का प्रयास करता है। बिल्कुल। अदरवाइज नाटक करना मेरा काम नहीं है, डायरेक्शन मेरा काम नहीं है। तो भरत मुनि लिखना वाला चाहता जो आपने एनएसडी की तरफ से किया, तो उसमें जो पात्र थे वो आपने कहाँ से इकट्ठे किए? मतलब दुबई में आपका है समूह है, या मराठी मंडल से आपने लिए होंगे? मराठी मंडल के भी लोग थे। मैं मणिपाल में था, तो वहाँ के 2 विद्यार्थियों को चुना। बहुत मुश्किल आई, क्योंकि समय था नहीं तो। और वो कहाँ करें हम, क्योंकि इतना 5 मिनट का नाटक था वो। तो हमने उसको फिर मणिपाल के सामने ही एक बगीचा था, वहां बैठ के किया। हम्म, तो मेरी पत्नी को भी मैंने खींचा उसमें, एक हम्म, ऋषि तुम बन जाओ। जी जी। भरत मुनि के लिए हम इनको देख रहे थे, वो अवेलेबल नहीं थे, फिर भरत मुनि भी मैं बन गया। क्या तो इस बात। प्रकार से करके हम, मेरा उद्देश्य हमेशा होता है कि हम करें, जी जी मतलब जी। अब उसकी तो क्वालिटी एनएसडी की। अभी आना चाह रही है दुबई में? जी जी जी। जी। हम प्रयास तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनका। सिंगापुर में भी उन्होंने भेजे थे, सेम यही भरत मुनि वाला ही का नाटक जो है हम लोगों ने जी किया था। और जी, मैंने देखा था मैंने। जी बच्चों से करवा कर भेजा था। जी, तो वो बड़ा अच्छा था। अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए अगर एनएसडी आगे आता है और ये इस तरह का कार्य करता है। तो आपके लेखन में भारतीय संस्कृति और प्रवासी जीवन का मिश्रण बहुत सुंदर ढंग से दिखाई देता है, तो इसे आप कैसे साधते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है प्रवासी भारतीय भारतीय इसमें क्या अंतर है? और देखिए, अगर प्रवासी भारतीय बचपन से वहीं पैदा हुआ है और उसका कनेक्शन नहीं रहा यहाँ से, तो फिर मैं उसको भी भारतीय नहीं कहना चाहूंगा। जिसका कुछ भी कनेक्शन है, मतलब मैं जो कि दुबई का हूँ, गल्फ कंट्री का हूँ, तो अधिकतर लोगों में देखता हूँ वो भारत से जुड़े हुए हैं। और अपने अपने उनके समूह हैं, वहाँ समुदाय में जाते हैं, और त्योहार मनाते हैं, उनके बच्चों को भी वो चीजें पता चलती है। तो जो इधर के देश है, मुझे लगता है जो भारत के पास में जो देश है, अगर सिंगापुर की भी बात करो या आशीष इंडोनेशिया की करते हैं। बात करो, हाँ हाँ हाँ। तो वो अभी भी एशियन कंट्रीज जो है वो थोड़ी कनेक्टेड तो है। अमेरिका में भी ऐसे कई लोग हैं, मराठी समूह जिनको जानता हूँ, जो मतलब जो यहाँ पैदा होकर वहां गए, तो वो काफी अभी भी भारतीयता का उनके अंदर काफी अंश है। हम्म, पर अगर वो पैदा वहां हुए हैं, पढ़ाई वहां हुई है, तो बहुत से बच्चों में वो एक नहीं रहता, ऐसा मुझे लगने लगा धीरे धीरे। तो प्रवासी भारतीय होने के बाद मैंने कहा कि अपनी जड़ों की तरफ एक जुड़ाव होता है, खिंचाव होता है। अभी झुकाव। मैंने उसके ऊपर एक कहानी भी लिखी और एक नाटक भी लिखा है कि अगर आपकी जड़ें ना हो, तो आप कभी कभी अपने आप को ऐसा लगता है आपको कि आप पानी में तैर रहे हो, जिसकी कोई कोई जड़ ही नहीं है आपकी। तो ऐसे में आप डिप्रेशन का शिकार शिकार भी हो सकते हो, तनाव भी हो सकता है। जब आप देखते हो किसी और को, ग्रीक माइथोलॉजी को देखते हो, उनको देखते हो, और आपको पता चले कि आपकी कुछ थी ही नहीं, जो कि आपकी है। तो आज की कई पीढ़ी के नए एक कहानी लिखी है मैंने, उसका नाटक भी लिखा था मैंने। तो उसमें ये होता है कि बच्चों को ये लगता है कि हमारा कुछ था ही नहीं पहले का। हमें पता ही नहीं अपने बारे में कुछ, हम कहाँ से आए हैं। तो ऐसे में दे में गेट मोर एंड मोर डिप्रेस डे बाय डे, कंपेयर, क्योंकि हम हर चीज कंपेरिजन करते हैं कि आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है। तो अगर आपके पास जूलियस सीजर है, तो हमारे पास कौन है, हमारे पास, आपके पास सिकंदर है, तो हमारे पास कौन है। तो कहीं ना कहीं एक एक तुलनात्मकता होती है। और अगर क्लियोपेट्रा है आपके पास, तो हमारे पास पद्मावती है। मतलब
हो सकता है कि सिमिलरिटीज हो, सिमिलरिटीज बिल्कुल ना हो, पर बिल्कुल। उन्होंने ज्यादा मतलब उसको हर हर खेला। धर्म में, हर क्षेत्र में, मुझे ऐसा लगता है हर भाषाओं में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जानने जैसी हैं। और अपने धर्म के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में जानना उत्सुकता पैदा करती ही है, और ये जानना भी चाहिए। ये उसका कर्तव्य, मतलब उसका अधिकार है। हर एक व्यक्ति का जी अधिकार है कि वो अपने जड़ों के बारे में जाने और उस पर गर्व महसूस करे। क्योंकि जब हीन जी भावना आ जाती है और दूसरों के सामने आप खुद को कमतर समझते हैं, जब नहीं जानते हैं आप अपने बारे में, तो आप जी कमतर जी समझते हैं, और वो कमतर समझना आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर लेकर जाता है। बिल्कुल। जी। जी नितिन जी, तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आप हमें अपने किसी पसंदीदा काव्यांश या रचना की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? जी, तो किस विषय पे आप मतलब सुधार चाहे कि आपका आप एक कुछ विषय नाटक के पे? बारे में बताइए कि अगर आपने कोई नाटक ऐसा लिखा है तो उसका क्या सारांश, क्या मोरल है, और उसे लिखने में आपको कैसे आनंद आया और किस तरह से प्रस्तुति की गई उसकी? एक नाटक मैंने लिखा था जिसमें ऐसे दो ही पात्र थे। हम्म। मैं उसकी उसका बांसुरी करके, बांसुरी मराठी में लिखा था मैंने वो, उसको मैंने बाद में हिंदी में भी अनुवादित किया था, बांसुरी बांसुरी। तो उसमें दो, एक लड़का और एक लड़की दो अलग अलग कमरों में है। अगर हम जब पर्दा उठता है तो लड़का बैठा हुआ है टेबल पर, कंप्यूटर पे काम कर रहा है या मोबाइल लेकर बात कर रहा है, और दोनों बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल नहीं, मतलब वीडियो कॉल भी हो सकता है। और लड़की अपने कमरे में है और वो उससे बात कर रही है फोन पर। तो वो एक दूसरे से बात करते हैं, और बात करते करते कहते हैं कि उदय, मैंने तुमको जब हमने किसी दूसरे को कॉल किया था और 20 कॉल तुमको लग गया था, तुम्हारी आवाज सुन के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था, तुम कितना अच्छा गाती हो। तो वो बोली कि हाँ, और मेरे पीछे जो बांसुरी बज रही थी, तुमने पूछा था कि पन्नालाल घोष की बांसुरी है ना। तो मैं समझ गई थी तुम बांसुरी के ही मतलब बहुत बड़े कलाकार हो, मतलब जानकार हो। तो फिर मैंने कहा था हाँ, तो ये सबको लगता है हरिप्रसाद चौरसिया की होगी। फिर आपने दोनों के बीच का अंतर बताया, तो बोला हाँ मैं बांसुरी बजाता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों की बातें होती हैं और दोनों में प्यार होने लगता है धीरे धीरे। तो वो उसको कहती है कि कल मेरा कार्यक्रम है, मेरी सहेली है वो वहां पर नृत्य करने वाली, भरतनाट्यम, और मुझे वहां बैठ के गाना गाना है। तो मैं वहां जाके ये गाना गाऊंगी और वो भरतनाट्यम करेगी। तो इस स्कूल में कार्यक्रम है, तुम आना वहां पे। फिर पर्दा गिरता है, उसके बाद फिर पर्दा उठता है, तो दोनों अपने अपने कमरों में होते हैं। तो वो लड़की उसको कहती है कि कल तुम आए नहीं कल वहां पे। कल मुझे मेरे पापा बहुत जल्दी छोड़ के चले गए थे, वहां पे बिठा दिया था उन्होंने। और बाद में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, मुंबई का सीन था, बहुत बारिश हुई कि पूरे रास्ते भर गए और कोई भी नहीं आ पाया। तो सिर्फ मैं और वहां का जो चौकीदार बाबा था, हम लोग बैठे रहे। और मैं पहली मंजिल पे थी, चौकीदार बाबा नीचे था, तो मैं बालकनी में खड़ी थी। तब सिर्फ एक कोई आया और तो उसने बाबा से पूछा यहाँ प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, क्या हुआ उसका। तो उसने कहा कार्यक्रम तो नहीं है, और आपको वो ऊपर भी नहीं ले सकता क्योंकि आप तो व्हील चेयर पे आए हुए हो। तो आपकी व्हील चेयर तुम्हें ऊपर ले नहीं सकता, यहाँ लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है, लाइट नहीं है। तो और तो मेरा और कौन आया, तो बोले अभी मतलब तारा बेबी आई हुई है, पर वो देख नहीं पाती वो, तो मैं उनको ऊपर छोड़ के आया हूँ, वो भी नीचे नहीं आ सकती। तो वो चला गया उसके बाद में। तो उसके बाद फिर मतलब ये वहां पता चलता है कि वो लड़की जो है वो अंधी है वो। और तो वो बोली तुम क्यों नहीं आए, तो वो लड़का बोलता है कि मैं समय नहीं मिला, करके वो फोन काट देता है। फिर उसकी बहन आती है लड़के की लास्ट में, और उसकी व्हील चेयर पे उसको ले जाके बोलती है चलो तेरे को मैं कहीं अंदर ले जाती हूँ, करके ले जाती है। तो लड़का मतलब उसके दोनों पैर विकलांग होते हैं और वो व्हील चेयर पर घूमता है। तो यहाँ मैंने कहानी छोड़ दी थी। तो यहाँ मैंने ये नहीं दिखाया कि वो लड़का उस प्यार को आगे क्यों नहीं बढ़ाता। मुझे कहना था, या तो हो सकता है कि लड़के को लगता है कि मैं खुद विकलांग हूँ तो इस अंधी लड़की का सहारा कैसे बन सकता हूँ, या ये अंधी है तो ये मेरा सहारा कैसे, मतलब आप ये पाठकों पर मैंने छोड़ा था कि वो खुद सोचे खुद कि सोच। वो हीरो, उसको हीरो बनाते हैं, खलनायक बनाते हैं, या और लड़की को अभी भी पता नहीं है कि ये लड़का क्यों नहीं आया। और उसे तो ये भी नहीं यहाँ के पता मैंने, लड़का व्हील चेयर में है। और हाँ उसको शी डजंट नो। हाँ हाँ। और उसने उसे बताया, उसने भी नहीं बताया था उसको कि मैं अंधी हूँ, मतलब लाइक दैट शी इज ब्लाइंड, तो उसने नहीं बताया था उसको। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कहानी एक नाटक बनाया था मैंने, जो महाराष्ट्र मंडल में हम मेरे अगर दो यही मित्रों ने बात है, अगर प्रस्तुत किया आपने था। यहाँ लड़का और लड़की रखा, अगर आपको याद हो कि बहुत पहले हम लोगों ने हिंदी में ये कवि एक कहानी सुनी थी कि दो दोस्त थे,
जो एक अंधा था और एक लंगड़ा था, तो वो बोले हम कैसे जाएं, तो उन्होंने कंधे पे बिठा लिया उसे और वो लेकर जाते हैं। तो किस तरह से वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं, ताकत बनते हैं। लेकिन जब वही बात यहाँ पर आ जाती है कि एक कपल अगर इस तरह से हो, तो वो क्या एक दूसरे को लेकर चलना, साथ में जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था आपकी नाटक में। और बहुत खूबसूरत नाटक है आपका। हम्म। ये कोशिश करके पिक्चर भी जिसमें गुलजार साहब ने बनाई थी, जिसमें संजीव कुमार होते, दोनों गूंगा बहरे होते हैं, हम्म। उनको बच्चा होता है, तो वो भी कहानी थी कहीं दिमाग में। तो ये होता है कि उस लड़के का विचार क्या होगा, मैंने छोड़ दिया प्रेक्षकों के ऊपर, वो सोचे कि वो उसको खलनायक समझते हैं, या वो उसको लगता है कि मैं खुद विकलांग हूं तो मैं कैसा उसका सहारा होगा। हो सकता है कि 2 दिन बाद उसको फिर विचार है, तो फिर वो उससे बात करे। तो मैं द एंड मतलब उसको क्लोज नहीं किया, मैंने उसको एंड को छोड़ा कि उसको हम आगे भी सोच सकते हैं कुछ, जी क्योंकि जी, हमारी काफी सारे नाटिका तरीके हो सकते हैं पूछने के। समय समय था उसका, 10-15 मिनट का समय था हमको उतना, तो उसी में हमको उसे निपटा मतलब खत्म करना था उसको। हम्म। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो अब तक प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कारों या सम्मानों के बारे में बताइए, कि आपको कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं जिन्होंने आपको विशेष आत्मसंतोष दिया है। ये सम्मान तो मुझे लगता है जब भी मिलते हैं तो एक आत्म संतुष्टि मिलती है। हम्म। आ, मुझे इंडियन नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक पुरस्कार मिला था 2 वर्ष पहले। हम्म। जो डॉक्टर संजीव कुमार जी दिल्ली में है, अमेरिका में भी से भी काम करते हैं। उन्होंने एक सम्मान दिया था, साहित्य सम्मान, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। और फिर उज्जैन में आजाद समूह है, उन्होंने मुझे उभरते हुए गीतकार के नाम से एक सम्मान दिया था। तो ये 2 सम्मान मुझे अभी भी याद है। एक महाराष्ट्र का एक समूह आया था दुबई में, तो उन्होंने प्रवासी भारतीय साहित्यकार का एक सम्मान मुझे दिया था। तो मतलब सम्मान, क्योंकि मैं अभी आप कहना चाहूंगा कि मैं जिस उम्र के पड़ाव पर हूँ, या शिक्षा और इंडस्ट्री काम किया, तो मुझे लगता है कि मैं सम्मान पुरस्कार इतना, हाँ, नहीं करता। मैटर नहीं करता मुझे है। लगता है, हाँ मतलब मुझे लगता है ठीक है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। जी। फिर भी मैं मैं प्रतियोगिताओं में भेजते भेजते रहता हूँ अपनी अपनी। पिछले वर्ष एक रामायण के ऊपर संवाद लिखना था। हम्म। वो भी मतलब दो पात्र लेने थे, हम्म। और एक पेज का संवाद लिखना था, किन्हीं भी 2 पात्रों में, वो फिक्शनल था वो। हम्म। मराठी में था, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। हम्म। उस लिखने पर, कहानियों पर भी मिला है। पिछले साल एक वो इंदौर में एक संस्था है उसकी, उसमें कहानी भेजी थी, हम्म। उसमें एक पुरस्कार मिला था। तो जी। कथाओं पे, कहानियों पे वैसे पुरस्कार मिलते रहते हैं। तो हम्म। वो मुझे लगता है एक वो मोटिवेशन होता है, पर जी। लगता है कि नहीं, लिखना अब जरूरी है। आप इस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि मोटिवेशन अब वो लिखने से, और लिखने के बाद जो उसका सारांश है, जो पढ़ें और उसे समझें, तो वो जो जी आत्मसंतुष्टि देता है, तो अब शायद पुरस्कार आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है। जी जी जी। जी। जी, बहुत खूबसूरत। तो आप मुझे ये बताएं कि दुबई जैसे व्यावसायिक नगर में एक साहित्यकार का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण होता है, समय प्रबंधन कैसे करते हैं, और वहाँ पे साहित्य से जुड़े हुए कितना बड़ा समूह है, और कितने किस तरह के कार्य होते रहते हैं साहित्य से संबंधित। हिंदी की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में हम काम करते हैं। करीबन हमारे कुछ संस्थाएं जो भारतीय हैं, हम्म। जैसे महिला काव्य मंच है, हम्म। और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच है, जिसका मैं विदेश महासचिव भी हूँ। हम्म। शिक्षा काव्य मंच है, जो श्री नरेश नाथ सर द्वारा चलाया जाता है। उसके अलावा हमारी एक संस्था है, वागीश अंतर्राष्ट्रीय संस्था। हम्म। यूएई में मसला प्रॉब्लम ये है कि वहां पर हम कोई भी, अगर आपको कोई संस्था बनानी है, कुछ करना हो, तो उसके लिए लाइसेंस और उसके जो टेक्निकलिटीज जो है वो काफी और महंगी भी है वो। तो बहुत बार हो चाह के भी उस प्रकार की संस्थाएं बनाना, या वो संभव हो नहीं पाता है। तो हम लोग आपस में ही मिलकर पढ़ते हैं, कविताएं करते हैं, कहानियां लिखते हैं। तो जो अनन्य एक पत्रिका निकलती थी, उसको डॉक्टर आरती लोकेश उसका संपादन करती है, या रविंद्र नाट्य यूनिवर्सिटी जो है, आरएनटी यूनिवर्सिटी भोपाल की है, उसके तहत विश्व रंग करके भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी हम लोग काम करते हैं। तो ऐसी संस्थाएं हैं। और करीबन हिंदी में लिखने की बात करें हम, तो करीबन 70-80 लेखक हैं। अ, उसमें अधिकतर मैं कहूँगा महिलाएं ही होती हैं, और पुरुष, क्योंकि वो जैसे आपने कहा व्यावसायिक है, तो हर आदमी काम में व्यस्त है, उसको नौकरी करना ही करना है, और फिर नौकरी के बाद परिवार संभालना है, तो उसमें उसमें समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो काफी पुरुष मित्र भी है, अवधेश राणा जी हैं, हम्म। शिव मोहन जी हैं, तो पुरुष कवि भी, लेखक भी अच्छे हैं हमारे साथ में। के बी व्यास जी हैं, तो वो लोग भी हैं। और साथ ही साथ उर्दू का तो एक अलग अपना अलग ही चलता है, वो उसमें उसको तो काउंट नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़ा समूह है उसका। हम्म। तो
उससे हम का शायद हम टक्कर भी नहीं ले पाएंगे, समझे कभी भी लगता है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, एक तो शायद फाइनेंशियल बहुत बड़ा कारण है, और और बहुत वहाँ से वहाँ इश्यूज हैं। पर बहुसंख्यीय हैं जो उर्दू बोलने वाले हैं। और हाँ, जो भारत और पाकिस्तान के दोनों देश के लोग हैं उसमें, तो उसमें वो लोग बड़े बड़े मुशायरे करते हैं, उनको फंडिंग भी अच्छी मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ कुछ भी काम करना है तो आपको फंड चाहिए और परमिशन चाहिए। तो परमिशन के लिए फंड चाहिए, तो वो सब एक चक्र है वो। तो हम्म, फिर भी हम लोग घरों में इसमें करते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे लाइब्रेरी चलाते हैं साहित्य के लिए। हम्म, तो मराठी की भी लाइब्रेरी है, हिंदी की भी लाइब्रेरी है, जिसमें लोगों को पढ़ने के लिए किताबें मतलब मुफ्त में अवेलेबल होती हैं, वो लोग ला के लेके पढ़ सकते हैं, वापस दे सकते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में उसमें क्या होता है, उसमें हमें पाठक भी मिलते हैं, हम्म, और छोटे छोटे बच्चों को फिर हम उसके में उनके उनके वाद विवाद या फिर परिचर्चाएं कराते हैं। हम्म। और बहुत सी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं भी हैं, जो साल में बच्चों के लिए प्रोग्राम कराती हैं। तो है, काफी ग्रुप है, अलग अलग जी, भाषाओं के हैं, उपाध्याय जी, मैं एक मैथिली चीज को। जानना चाहूंगी कि वहां पर जैसे बच्चे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, क्या उनको हिंदी पढ़ने का मौका मिलता है स्कूलों में? सीबीएसई के अगर स्कूल में जाते हैं तो हिंदी पढ़नी पड़ती है उनको। अच्छा। तो वो तो लोकल स्कूलों में भी? कंपल हाँ, अगर वो इंटरनेशनल कोर्सेज में है तो फिर हिंदी का की अनिवार्यता नहीं है। मराठी भाषी बच्चों के लिए वहाँ पे मराठी शाह करके भी लोग चलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जिसमें शनिवार रविवार को ऑनलाइन भी मराठी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी के लिए पढ़ने के लिए तो सीबीएसई में अगर बच्चा जा रहा है तो उसको हिंदी पढ़नी पड़ती है, या और अगर अगर साउथ इंडियन भी हो तो सैटरडे संडे मतलब सिर्फ भाषा सीखनी है, इस वजह से पेरेंट्स बच्चों को डालते होंगे, या ऐसे मार्क्स ठीक वगैरह ठीक उनके सिलेबस के अंदर शामिल हो, इस तरह से अभी कुछ नहीं है वहां पर? है वैसा नहीं। पर सीबीएसई में हिंदी है, पर हिंदी तो उनके स्कूल में ही पढ़ाई जाती है उनको। तो हिंदी का मसला नहीं है। मराठी या दूसरी भाषाओं के लिए मसला होता है। तो वो मराठी के लिए तो अलग से क्लास कक्षा होती है, पर उसमें फिर वही बच्चे जाते हैं जो उसे सीखना चाहते हैं। सीखना अब चाहते वहाँ हैं तो मराठी भाषी हैं। संस्कृत, जी, संस्कृत की भी क्लासेस मुफ्त भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। तो उसमें भी कम बच्चे हैं, जब जितने लोग हैं उसके मुकाबले परसेंटेज काफी कम है उनका। और अभी आप भी जानती हैं कि लोगों को शायद C++ सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जावा सीखने में इंटरेस्ट है, जर्मन सीखने में रुचि है, क्योंकि वो रोजगार देती है उनको। क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कृत सीखे, हिंदी सीखे, जी जी जी। क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जड़ें हैं ये और हमारे बच्चे को भी आनी चाहिए। जी तो ज्यादा ना हो तो कम से कम बेसिक तो आ ही जाए बच्चों को। जी, बिल्कुल ऐसे लोग हैं, बच्चे भी हैं। और मराठी में तो मैंने कहा ना, हम बच्चों से नाटिकाएं भी करवाते हैं, छोटे छोटे शिवाजी के ऊपर या महाराष्ट्र की संस्कृति के ऊपर। मराठी की बात करें तो, या मराठी के बड़े बड़े कवि शांता शेळके हो गए, कुसुमाग्रज हो गए, उनकी जीवनी पर आधारित है, उनकी किताबों के अंश पढ़वाना, या उस पर भाष्य करवाना, या कोई कविताएं पढ़वाना उनसे, जी। जैसे कार्यक्रम भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। जी, बहुत बहुत सुंदर। तो आपके व्यवसाय का स्वरूप क्या है, और क्या उसमें आपकी रचनात्मकता कभी सहायता करती है? जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आप एक इंजीनियर हैं, और कहीं ना कहीं साहित्य के साथ भी उसकी जो रचनात्मकता है वो जोड़ते हैं आप। तो मैं इस चीज को थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ और मैनेजमेंट के कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो और साहित्य की जब बात आती है तो साहित्य में आप जानते हैं कि कल्पना शक्ति को बहुत ज्यादा उड़ान मिलती है। जी। और मैनेजमेंट की पढ़ाई भी हो तो केस स्टडीज उसमें होती हैं। तो कई बार केस स्टडीज हम रियल लेते हैं, कई बार केस स्टडीज फिक्शनल करनी पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी का हमने अगर विजिट किया है तो वो चाहते हैं कि हम उनकी कंपनी का नाम न लें, या उनके असली डेटा ना बताएं, मतलब कितना। तो फिर हमें उसको बढ़ाकर घटाकर, मतलब उसमें फिर अपनी कल्पना शक्ति का जोड़कर उसको कहानी के मार्फत केस स्टडीज, आप भी जानते हैं कि 1 घंटा बच्चों को क्लास में रोकना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं मुझे हमेशा से ये मतलब चैलेंज लगता था कि एक रास्ते पे चलने वाला डमरू बजाता है आदमी, और उसके पास भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलता है, या बाबाओं के में लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं, तो कैसे बैठते हैं वहां पर? कुछ तो होता है। वो कुछ तो कुछ ऐसा करते हैं जो 1 घंटा तक लोग वहां बैठते कनेक्ट हैं। करके तो रखते अगर हैं। मुझे इन्हीं मैकेनिक्स पढ़ानी है तो मैं क्या करूं? या मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ, या हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करूं ऐसा कि ताकि बच्चा 1 घंटा मेरी क्लास में बैठे और सुने? हम्म, क्योंकि बैठना अलग है, क्योंकि उसको मजबूरी है शायद बैठना। हम्म, कभी कभी मैं बच्चों से मजाक में कहता हूँ कि दुनिया का यही अलग एक बिजनेस होगा या व्यवसाय होगा, कि जहां आप आते हो, पैसे देते हो और बिना सर्विस लेके चले जाते हो।
आप किसी कैफेटेरिया में जाते हैं, पैसे देते हैं, वो बिना कॉफी पिए नहीं आते हैं। वो झगड़ा करते हैं, वो सोफ भी फ्री में खा के आते हैं, मतलब ज्यादा लेके खाते हैं। मसाज करने जाएंगे, बाल कटाने जाएंगे, तो ऐसा मतलब उसको बोलेंगे ये भी कर दो वो भी कर दो। शिक्षा का ही ऐसा है कि आप आते हैं और अगर क्लास बंक हो गई या टीचर नहीं आया तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कितनी अच्छी बात है आज टीचर नहीं आया। ये वो पैसे आपने नहीं भरे हैं, आपके पापा ने भरे हैं। आपके पापा ने भरे तो, हैं। तो शिक्षा का एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर अगर मैं क्लास में आके चुपचाप बैठा रहा हूँ, हम्म मुझे मेरी पगार मिल जाएगी। पर हम्म तुम्हें क्या होगा? हम्म तुम्हें हम्म आज खुशी हो रही है, पर कल जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे और तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, तब तुम्हें जवाब नहीं आएगा तो शर्मिंदगी तुम्हें होगी, मुझे मैं वहां नहीं रहूंगा। वो जो लेकिन कहीं ना इंटरव्यू कहीं लेने वाला ऐसा है वो। कि अगर आपको सैलरी मिल रही है, आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आप नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिर्फ बिठा कर रखें, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। हाँ ये क्राइम है, पर मैं बच्चों को कहता हूँ कि फिर आपको मांगना चाहिए कि टीचर से पढ़ो आप, मतलब आप हम्म बोलो टीचर को पढ़ो, मतलब मेरा कहना है डिमांड क्यों नहीं करते हो आप? हम्म मतलब आप, मैंने क्या कहा ना, अगर आप किसी होटल में जाते हो और आपको बेरा 2 मिनट लेट देता है कॉफी, तो आप झगड़ते हो, ठंडी दी तो झगड़ते हो। पर टीचर ने नहीं पढ़ाया तो आप भी खुश थे, टीचर बोले आज तुम भी चुप बैठो मैं भी चुप बैठा हूँ, तो हम्म बच्चे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, वो टीचर भी सोएगा मैं भी सोऊंगा, मतलब वी आर मोर हैप्पी। हम भी विद्यार्थी थे तब हमको भी बड़े खुश होती थी। आज हम्म टीचर ने कहा मैं थका हुआ हूँ, आज तुम भी चुप बैठो मैं भी चुप बैठता हूँ। हम हम्म, बड़े खुश होते थे, मतलब एक अपनी बात, जी जी जी, सामान्य बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो शिक्षा, जब मेरा व्यवसाय जो शिक्षण है तो उसमें जो साहित्य है, तो कभी कभी मुझे बच्चों को रोकने में, कभी कभी केस स्टडीज बताने में, कहानियां बताने में, बीच में एक आधा छोटी सी कहानी बता दी, बीच में कुछ कर दिया, देन दे गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टॉपिक। तो अटैच। उनको जो जीवन दोनों को जोड़ना, अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ या आरएसी की बात कर रहा हूँ, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ ऐसी कहानियां का पुट दे दिया तो उससे वो बच्चों को अनुभव में फायदा मिलता है। और मैनेजमेंट तो केस स्टडीज पर बेस होता ही है अधिकतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, आप अपने जीवन में दोनों तरह से शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, और एक बहुत ही अच्छा रचनात्मक कार्य कर रहे हैं नितिन जी। तो क्या आपकी व्यावसायिक समझ और साहित्यिक दृष्टि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि हाँ, प्रभावित तो करते ही होंगे। आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कि मतलब बच्चों को कैसे आपको जोड़ कर रखना है आपके अपने लेक्चर से, और ताकि उन्हें रुचि भी आए और वो अच्छी तरह से बैठ भी पाए, सोए ना वहां पर। तो क्या आपको लगता है कि प्रवासी साहित्य की भूमिका मुख्य धारा हिंदी साहित्य में समुचित रूप से मान्यता प्राप्त कर रही है? इसके बारे में थोड़ा आपसे विस्तार में जानना चाहूंगी कि प्रवासी साहित्य की भूमिका जो है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल, अभी 2 3 पिछले 3 जैसे कोरोना काल आया है, हम्म और मतलब हम लोग इससे जुड़ पा रहे हैं, मतलब अगर हम देखें तो कोरोना काल में बहुत सी गलत बात, बहुत सभी गलत बातें हुई, पर जो एक अच्छी बात हुई कि हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़ने कनेक्ट लगे। हो पाए जी। तो जो गोष्ठियां होने लगी, तो हम्म उसमें हमें पता लगा कि साहित्य कुछ होता है, मतलब बाहर भी कुछ होता है। बहुत सी कहानी ऐसी होती होंगी जो मैं जो लिखता हूँ भारत में भी वैसे ही लिखूंगा, दुबई में बैठ के भी वैसे ही लिखूंगा, उसमें बहुत फर्क नहीं आएगा। पर कहीं ना कहीं वहाँ का धीरे धीरे लोकल फूड उसके अंदर आने लगेगा। सिंगापुर की लाइफ, दुबई की लाइफ, अमेरिका की लाइफ कहीं ना कहीं उसमें झलकने लगेगी, वहाँ के कैरेक्टर उसमें आने लगेंगे, वहाँ की भाषा, वहाँ का बोलना चालना, बिल्कुल। डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसमें आने लगेगा। ये जो समझ आने लगती है कि हाँ वहाँ कुछ अलग हो रहा है, लिखा हिंदी में ही जा रहा है, हम्म नायक नायिका भी हमारे ही हैं, पर जब वो रास्ता क्रॉस करने जाते हैं तो कहीं से भी रास्ता क्रॉस नहीं करते वो, वेट या कहीं करते भी हैं। थूकते नहीं, ट्रैफिक, हाँ, कहीं भी ट्रैफिक थूकते नहीं है, करते हैं जी जी। कहीं तो गंदगी सही नहीं कर रहे हैं, तो कहा, कहीं ना कहीं अपने लगने लगता है शहर कि को साफ रखते हैं। इस साहित्य में फर्क है, इस कहानी में फर्क है। साहित्य तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, इस कहानी में कहीं ना कहीं फर्क है। तो ये कहानी अलग चल रही है, वो कहानी अलग चल रही है। यहाँ दुबई की बात करें तो 200 250 से ज्यादा देश के लोग रहते हैं। यहाँ हम्म में पाकिस्तानी भी मिलते हैं, बांग्लादेशी भी मिलते हैं, फिलिपिनो भी मिलते हैं, अफ्रीकन भी मिलते हैं। तो ऐसे में हमें जब हमारे में वो पात्र आते हैं, हम्म, तो वो एक मतलब विदेशी की तरह से नहीं आते हैं, वो हमारी रोज की दैनिक में होते हैं। आपको अगर भारत में अगर आपको विदेशी से दिखता है तो आपको आगरा जाना पड़ेगा या जयपुर जाना पड़ेगा, तो वो आपको ताजमहल के बाहर ही आपको विदेशी दिखेंगे, या बॉम्बे में कहीं किसी किसी स्पॉट पे, गोवा में। यहाँ तो आपको हर जगह मतलब पता नहीं चलता कि कौन विदेशी है कौन देशी है, सब एक जैसे ही लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो प्रवासी साहित्य को अभी भी उतनी वो मतलब अलग से उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उसके लिए हमें भी काम करना होगा, हमें भी यहाँ की रीति रिवाजों को समझकर उसे और ढालना होगा अपने कहानियों में, या उसमें लाना होगा। तो क्योंकि मैंने हाइको में बहुत प्रयास किया है कि जो यहाँ की चीजें हैं उनको भी मैं ला के दिखाऊं, तो लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे कैसा है, कैसा है क्या है।
जी जी। तो ये भारतीय जो साहित्य है उसके साथ प्रवासी भारी साहित्य नहीं जोड़ा जाता है। तो क्या प्रवासी साहित्यों को एक अपना क्यों नहीं वो कुनबा बना लेना चाहिए, जिसमें वो उसे आगे बढ़ा सकें, क्योंकि हर देश मतलब भारत से बाहर निकला हुआ जो साहित्य है हम उसे प्रवासी भारी साहित्य कहते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, यह साहित्य इसको एक अलग मतलब वो मिलकर उसको एक बड़ा भी कहना चाहिए, या यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि भारत में जहाँ भी पढ़ाई जाती है हिंदी, हम्म या जहाँ भी हम कला की बात करें या एनएसडी की बात करें या फिल्म इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहाँ कुछ ना कुछ कहानियां ऐसी हों जिन पे फिर आगे फिल्में बने, जिनमें वृत्त चित्र बने, या जिनमें हम बात करें अनुवाद किया जाए उनकी कहानियों का, क्योंकि अगर हम बात कल भी देख रहा था कि बुकर प्राइज भी मिल रहा है अनुवादित कहानियों को। तो भारतीय कहानियों को तो मिल ही रहे हैं, गीतांजलि श्री जी को मिला था, अभी लास्ट ईयर भी, इस साल भी किसी को मिला है। तो ऐसे में अगर वहाँ की किताबों का भी अनुवाद हो, दूसरी भाषाओं में हो, और उनको आगे बढ़ाया जाए और वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए, कि तो आसाम के बच्चे को बैठ कर पता चल सकता है कि दुबई में क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। चुनिंदा कहानियां हो, किसी एक व्यक्ति की ना हो, जो उसमें कम से कम कुछ 50% या 20-30% वहाँ की लोकल चीजों का असर हो, तो ऐसी कहानियों को लेकर उन्हें पढ़ाया जाए, तो वो पता चलता है कि अरेबियन नाइट्स क्या थी। अरेबियन नाइट्स की कहानी अगर आप पढ़ें तो वो पूरी तरह से अलग थी हमारी राजकुमार राजा रानियों की कहानियों से अलग, या अलादीन का चिराग, ये कहानियां हमारे से पूरी तरह से अलग थी। हम्म जादू उसमें भी था, हम्म जादू चंद्रकांता संतति में भी था, पर कहीं ना कहीं वो एक कालीन का ओढ़ना, मतलब आप एक बच्चे को चमत्कृत करता है कालीन का ओढ़ना। ये चिराग को घिसा तो जिन निकल आया, चला। हमारी शायद किसी कहानी में नहीं होता चिराग नहीं को निकलता, जिन जी ने, जी हनुमान जी हमारे यहाँ भी आते हैं, जी जी पर जी जी। वो ये फर्क धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो हमारे लगेगा यहाँ कि हाँ ये भी शक्तिमान कुछ आता है। अलग है। जी, हाँ, शक्तिमान आ शक्तिमान। जाता है, हाँ। जी। हम्म। नहीं तो ये तो कहानी में अंतर तो है ही, इसीलिए मतलब चाहिए कि अगर वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं तो हम सिर्फ ये मान्यता नहीं दे सकते कि भारतीय ही साहित्य, क्योंकि भारतीय लोग हर जगह बैठे हुए और जो चीज हम अपने सेंसेस से देखते हैं अनुभव करते हैं हम वही तो लिखेंगे। और उसमें अगर भाषाएं भी और मिक्स हो जाती हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो डेली मर्रा में रोजमर्रा में वो उन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह का साहित्य है और उसे मान्यता मिलनी चाहिए, उस पर भी कहानियां बननी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो उन चीजों को सीख पाएंगे और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। रादर देन जो भारतीय साहित्य है वो इतना डीप होता है, मतलब इतना एंशियंट होता है कि शायद हमारे बच्चे उस पर रुचि नहीं रखते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही, इस पर चर्चा की जा सकती है आगे। तो क्या आपको लगता है कि हाँ जी, ये प्रश्न आपको लगता है कि प्रवासी साहित्य की भूमिका मुख्य धारा हिंदी साहित्य में समुचित रूप से मान्यता प्राप्त कर रही है? जी, इसके बारे में आपने हमें बता दिया। तो आगे चलते हैं हम अपने अन्य प्रश्नों की ओर कि युवा रचनाकारों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, विशेष रूप से जो विदेशों में रहकर हिंदी से जुड़ना चाहते हैं? तो आपने कैसा दुबई में किस तरह से देखा कि जो युवा बच्चे हैं वो हिंदी में रुचि ले रहे हैं, या अन्य भाषाओं जो नॉन हिंदी लैंग्वेजेस हैं जैसे मराठी है गुजराती है इन भाषाओं के साहित्य में रुचि ले रहे हैं? हाँ, बच्चे रुचि लेते हैं और खुद लेने का प्रयास भी करते हैं। हम्म पर कभी कभी लगता है कि वो अंग्रेजी की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। हम्म पर मुझे लगता है कि अगर वो अपनी भाषा में भी लिखें, उसका या तो विचार करें उसको और हिंदी में लिखने का प्रयास करें, तो बिल्कुल लिख सकते हैं वो, उन्हें लिखना भी चाहिए। तो ताकि तभी एक भाषा जीवित रह सकती है, उस भाषा को जीवित रह के उसकी खूबियां भी आ सकती हैं, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं कि थाली का बैंगन, अब हम्म। थाली का बैंगन, अगर मैं आप अंग्रेजी में आप कुछ भी लिखें, ब्रिंजॉल इन प्लेट, इट विल नॉट गेट, वो आपको वो नहीं, मतलब मजा भी नहीं आएगा आपको, आनंद भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक भाषा का सौंदर्य होता है वो उसी भाषा में होता है, आप दूसरी भाषा में उसको नहीं तो बदल अर्थ का सकते। अनर्थ हो जाता है अन्य भाषा में बिल्कुल बिल्कुल। अनुवाद करना, लेकिन अर्थ न बदले, उसकी मीनिंग न जी जी, बदले। भावानुवाद। ये बहुत जी मैंने, जी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मशीनों के द्वारा जैसे जो भी चैट जीपीटी या जो अनुवाद करने वाली एप्स होते हैं उनके द्वारा अगर हम अनुवाद करते हैं तो इसी तरह से होता है जैसे कि आपने बताया कि थाली का बैंगन तो ब्रिंजल इन द प्लेट, जबकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। और थाली का बैंगन का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो अर्थ तो बहुत बड़ा अर्थ कहीं है। मर ही गया, तो उसकी आत्मा मर जाती है अगर, तो उसका फिर क्या अस्तित्व है? जी। तो ये तो अनुवाद हिंदी तो में, बहुत जरूरी जी है। जी, तो आपने जो सवाल था कि युवा लेखकों को ये है कि वो अपने आसपास देखें हम्म और आज के साहित्य को लिखें,
और कॉपी ना करें पहले क्या लिखा गया था, क्योंकि मैक्सिम गोर्की की बात करें या गोदान की बात करें, तो गोदान प्रेमचंद साहब ने लिखा था, उस जमाने में उसकी कीमत थी, आज भी है उसकी कीमत। और वो उस वक्त उस वो ज्यादा तीव्रता से लिखा गया था, या निर्मला लिखा गया, या फिर हम कहें ईदगाह लिखा गया। आज भी वो चीजें होती वो है, पर आज दूसरी कुछ मसले भी हैं, उन बिल्कुल। पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ गोदान की कॉपी करें या निर्मला की कॉपी करें या ईदगाह की कॉपी करें, उससे कोई फायदा नहीं होता। नहीं, कॉपी और तो दूसरा जो नहीं, साफ और क्योंकि कहूँ। जो प्रेमचंद जी ने देखा वो लिखा। राइट, जी जी उन्होंने वो देखा। अभी हमारे बच्चे वो नहीं देख रहे हैं, तो वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। जी, वही वही मतलब वो अगर धोखा दुबई है, उससे में, वो बचे। सिंगापुर में भिखारी नहीं होते हैं तो बच्चे नहीं जानते कि कोई हाथ फैलाकर मांगता भी है रोड में। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसमें लिख दें तो वो कहेंगे ऐसा होता ही नहीं है, आप क्या लिख रहे हो ये। राइट। तो ये सही बहुत बात है। डर हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी भाषा में उन्हें समझाना भी चाहते हैं तो जो वो देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो महसूस कर रहे हैं, हम उसी को दर्शाएं, उनको वही बताएं, ताकि वो चीजें उनसे कनेक्ट हो सकें। अब हम बिल्कुल अंत नमस्कार। में अपने साक्षात्कार के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंत में VSS सिंगापुर के माध्यम से अपने पाठकों, श्रोताओं और साहित्य प्रेमियों को कोई क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और विश्व साहित्य सेवा संस्थान का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार से एक साहित्यकारों से बात करने का सिलसिला बनाए रखा है। मैं देखता हूँ आपके यहाँ पे, और आप जिस प्रकार जितने प्रवासी साहित्यकारों से आप बात करते हैं, सबके मैं देखा हूँ मैंने आपको, तो उस पे मतलब एक अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पर आती हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मनुष्य और पशुओं में सिर्फ फर्क संवेदना का है। और आज हम देख रहे हैं विश्व में जो संवेदनहीन होते जा रहा है या एकाकी होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि हम आपस में मनुष्य की तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मतभेद होंगे पर मन भेद नहीं होना चाहिए। ये कहा जाता है कि आपके में मत न मिले, पर न मिले चलेगा, पर मन के बीच मन, में भेद ना हो। बिल्कुल, मन और मिलता एक है और दूसरे मानवता को जिंदा जीने का रहनी हक है, सबको जीने का हक है। और चाहिए। अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, कानून है, वो अपना काम करेंगी। हम कानून अपने हाथ में न लें और जजमेंट पास न करें। तो जो मेरा मानना है कि मैं जो दूसरों के लिए अपने लिए जो चाहता हूँ लोगों से व्यवहार, वो दूसरों से मैं भी वही व्यवहार करूँ। तो ये चीजें तभी संभव हो सकती है जब हम साहित्य से जुड़े रहेंगे तब। क्योंकि साहित्य हमें रास्ता दिखाता है, साहित्य के अलावा हमें कोई नहीं रास्ता दिखाता है। क्योंकि जो हमारी शैक्षिक जो किताबें होती हैं, आपको भौतिक शास्त्र में आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दिखा देगा। मैं बच्चों को ही कहता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम्हें अगर कोई चाटा मारेगा तुम उसे चाटा मारोगे, और कोई तुमसे प्यार करेगा तो तुम उसे प्यार करोगे। या मोमेंटम रेजिस्टेंस, तुम तब तक नहीं हिलोगे जब तक तुमको तुम्हारे पापा आते हुए नहीं दिखेंगे। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक तुम वहां से नहीं हिलोगे। तुम तुम अपने कोच पर बैठे रहना चाहोगे, दिन भर बैठे रहना चाहोगे। अगर तुम्हें कोई फिजिकल या मतलब नेचुरल कॉल आए तो तुम उठोगे, या मम्मी ने चिल्लाए तो उठोगे, या पापा ने, तो मम्मी का कॉल तुम्हें उतना फोर्स नहीं देगा तो तुम नहीं उठोगे। पर पापा का कॉल जोर से आएगा तो तुम उठोगे, लाइक दैट। सो हम साहित्य अगर हम न पढ़ें तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हमको वो नहीं बता पाएगा। अणु परमाणु हमें नहीं सिखाते कि हमें कैसे जीना चाहिए। पर अगर जब हम साहित्य पढ़ते हैं, विचार तो करते हैं, पहली और बात विचार, जी, जी, और विचार को धार देता है साहित्य। हम विचार। ये नहीं कह सकते कि हमने आज पढ़ लिया गोदान या आज रामायण पढ़ ली तो जिंदगी भर वैसे ही रहेंगे, नहीं। हमें रोज पढ़ना पड़ेगा। मैं रामायण का नाम इसलिए लेता हूँ कि वो हमारे शायद हमारे भारतीयों के इसमें वो कहीं ना कहीं है। आप उसे गोदान ले लीजिए, आप उसे निर्मला ले लीजिए, विमल चंद्र का उपन्यास ले लीजिए, शरत चंद्र का शेष प्रश्न ले लीजिए। तो उसको आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको उसके नए नए अर्थ मिलेंगे। अर्थ में लें। मंटो को पढ़िए, सही बात। साहिर लुधियानी को पढ़िए, शकील लुधियानी को पढ़िए, फिल्मी गानों में बहुत असर था उस जमाने में। अब वो असर उनका में कुछ नहीं बचा है। तो उस जमाने के तो सुन मेरे बंधुरे गाने सुने, उनके अर्थ देखें। तो साहित्य आपको आपके विचारों को धार देता है, बिल्कुल। उसको कुंद नहीं होने देता है। बिल्कुल। और आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मैं जो कल तक कर रहा था सही कर रहा था या नहीं कर रहा था। और जब आदमी खुद से सवाल करता है कि कल तक मैं जो कर रहा था वो सही था या नहीं, तब तक वो आदमी बना रहता है। और जिस दिन वो रुक जाता है, स्टेग्नेशन हो जाता है, तो वो सड़ जाता है या मर जाता है। बिल्कुल, तो रुका हुआ पानी है, पानी है। आपको आपको दुनिया बहना में पड़ेगा। भी, जी बिल्कुल, बहना जरूरी है। वो तो हम 3 साल से लड़ रहे हैं, 4 साल से लड़ रहे हैं बेवकूफों जैसे। 2 देश लड़ रहे हैं, 3 देश लड़ रहे हैं, 4 देश लड़ रहे हैं। सबका सत्यानाश हो रहा है, सबका सब खराब हो रहे हैं, सब
दुखी बिल्कुल। हो और रहे हैं पूरी। हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और इतने बड़े बड़े देश इन चीजों को थाम नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। ये जितने बम बनाए हैं इन लोगों बहुत ने, बुरा होता जितने परमाणु बनाए हैं, सब फोड़े जा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप किस दिशा में जा रहे हो? अगर आप साहित्य जानते, समझते, और मतलब अपने धर्म से जुड़ते, अपने रिलीजन से जुड़े हुए होते, तो आप को चीजों को समझ में आता कि ये कितनी मूल्यवान धरती है। इसे इस तरह से बर्बाद करना, ना मतलब किसी सुंदर वस्तु का नाश करना, ये कितना गलत, कितनी गलत बात है। लेकिन फिर भी नहीं, उन्हें समझ है। में आ रहा है। और इसमें सभी जुड़े हुए हैं। भारत मतलब सभी को। हर देशों के बड़े मुख्य मुख्य, जिन्हें हम ज्ञाता विज्ञाता कहते हैं, वे सभी जुड़े हुए हैं। तो क्या अब उन्हें पर्यावरण का भान नहीं हो रहा है? क्या अब उन्हें प्रदूषण का भान नहीं हो रहा है, ये सब देखते हुए? ये अगर धरती डूबेगी तो सबको लेके डूबेगी, वो किसी एक को बिल्कुल छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल। वो तो ये ऐसा नहीं होगा कि कोई छूट मानवता जाएगा का उससे। नाश है। अगर आप इतने कुंद हो जाते हैं कि चीजें आपको समझ ही नहीं आ रही हैं, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं जो प्रकृति के संबंध में है या जो आपके जीवन के संबंध में है, तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। और हम आगे अपने अपने आने वाले बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को, भले वो मेरा खुद का बच्चा ना हो, पर हम्म। वो है तो मानव का बच्चा, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको आप कहीं ना कहीं उसको क्या देके जाएंगे, कौन सी दुनिया देके जाएंगे? हमें क्या मिला था गंगा, और हम क्या गंगा देके जा रहे हैं उसको? या हमें क्या ताजमहल मिला था, और हम उसको कैसा ताजमहल देके जा रहे हैं? वहां पिचकारियां मार रहे हैं, थूक रहे हैं। तो एक बात सोचता हूँ कभी कभी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने हम क्या धरोहर, सोचेंगे तो कब? हम सोचते हैं हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, बच्चे के भविष्य के में काम आएगा। अब बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, उसका क्या भविष्य है, बताइए। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। और आज से मतलब शायद करोड़ों साल हो गए होंगे, कोई भी आदमी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया है। बिल्कुल। मिस्र की बमियां देखते हैं, वहां तुतनखाना, किसी की बात करें, सोना चांदी सब इकट्ठा करके रखा है, न वो वापिस आ पाया, न वो ले जा पाया। तो ये आप इसके बाद भी अगर किराएदार हमने कुछ हैं। नहीं सीखा। बिल्कुल। और बस किराया आपको जो पे करना है यहाँ पर, अगर वो भी नहीं पे कर रहे हैं, और उस मतलब किराए के घर को आप संभाल भी नहीं पा रहे हैं, तो व्यर्थ है आपका यहाँ आना। मतलब कोई पढ़ाई लिखाई काम नहीं देती फिर आपकी। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि ऑन दिस अर्थ एवरी अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर योर नीड, हम्म। बट नॉट फॉर योर ग्रीड। तो करेक्ट। अगर आपकी नीड है, आपकी जरूरतों के लिए भगवान ने सब, या प्रकृति ने आपको सब दिया है, भगवान को आप माने ना माने, तो प्रकृति ने आपको सब दिया है जो आपको चाहिए। बिल्कुल। पर आपकी लालच है उसके लिए, तो मुश्किल है फिर। और उसका तो सम्मान साहित्य भी ही तो ऐसी बनता चीज है। है कि जो जो हमें चीज विचारवान आप बनाती है। ले रहे हो किसी से और वो दे रहा है, तो आपको सम्मान करना तो बनता है। अगर आप सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो लानत है आपके ऊपर। राइट। तो बिल्कुल सही। तो साहित्य ऐसी चीज है, और ये अब ये विश्व साहित्य सेवा संस्थान है, ये इस टाइप की जो संस्थान है, यही हमारे मतलब दिमाग को तेज करने का कार्य करते हैं। और जी। ये बहुत जरूरी है, मांझना बहुत जरूरी है, वो भी जाले झटकना बहुत जरूरी है, जी। सफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं हमारी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा पीएचडी का टॉपिक भी था लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जापान का है। तो वो ये कहता है कि जो चीजें नहीं चाहिए उसको हटाओ, जो चीजें आपको चाहिए उसी पे काम करो, जो कस्टमर नहीं चाहता उसको मत रखो। तो आप दुबले पतले भी रहोगे और स्वस्थ भी रहोगे। अन्य सी चर्बी अपने ऊपर मत बढ़ाओ। तो वही है, विचारों को छांटते रहना, मांझते रहना, उसको कंटिन्यूअल यार, इंप्रूवमेंट मंथन करना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। जब तक मंथन नहीं करोगे, दूध में भी मंथन किया जाता है, तब जाकर मक्खन निकल कर आता है। तो वैसे ही बिल्कुल विचारों का बिल्कुल। मंथन भी बहुत जरूरी है, अगर हमें शुद्ध विचार चाहिए, एक अच्छी जीवन बिल्कुल। शैली चाहिए। जी। नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका हमारे मंच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार भी अगर आपकी कोई और पुस्तक रिलीज होती है, आप कृपया हमारे ईमेल के माध्यम से या जिस प्रकार भी हो हमें भेजिएगा, हम पढ़ना चाहेंगे। और दुबई में भी मेरा आना हो रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हम फेस टू फेस मिलें और आपसे बात करें। जी। धन्यवाद आपको मन से। और फिर मैं चाहूँ आप दुबई आए तो आप पहले बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ कार्यक्रम रखें अपने मित्रों के साथ में, तो आसानी हो जाएगी सबको मिलना। तो आप आए, आपका स्वागत है दुबई में इस तरह मैं से। नवंबर में आ रही हूँ, 4 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक मैं वहीं रहूंगी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम टच में रहेंगे, मेरी अगली किताबें जैसे आएंगी मैं आपको उसके बारे में बताते रहूंगा। जी। जी। धन्यवाद नितिन जी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। धन्यवाद अनुसुईया जी, और आपके कार्य के लिए भी आपको बहुत बहुत मतलब साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस धन्यवाद। प्रकार का जो आप कार्य कर रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये सबके लिए, आज की पीढ़ी आप के लिए भी, लोगों अगली के आने वाली सहयोग पीढ़ी के से, आप लोगों के सहयोग से
सब कुछ हो रहा हम है। लोग तो एक निमित्त मात्र है, पर जो जो झंडा लेके चलता है उसका ज्यादा महत्व होता है, समझ लगता मैं है। हम भी तो कई इस एक ही बार बात आते से हैं, मिली हूँ, पर मैं आप भी हर बार नए नए कलाकारों के साथ, नए नए साहित्यकारों के साथ आती हैं, और वो बहुत वो बहुत इसको इजी कर देती हैं कि वो आपसे बात करते हैं, उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल। बहुत आसान होता है ये करना। धन्यवाद, धन्यवाद, सराहना है।